मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो, प्रोग्राम है स्वीट होम शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ। और मंगल वाले दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। जी हाँ, आज अगस्त का आखिरी मंगल है और अगले मंगल जब हम जिंदगी रही और मिलेंगे तो वो सितंबर का पहला मंगल होगा। और यूं देखें साल आंखों में निकलता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल गए, बच्चे दोबारा से बच्चे बन गए और स्कूल जाने लगे। जी हाँ, बच्चों को बच्चे बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि घर में बैठ के वो खासे मोटे ताज़े हो गए थे और उनकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपने स्कूल में जाके एक्टिविटीज़ भी करें, पढ़ाई भी करें, क्योंकि बहरहाल ऑनलाइन मॉडल जो है वो इतना बच्चों में ज़्यादा कामयाब नहीं रहता है जब तक फिजिकली टीचर का डंडा ना हो उन पे, और ये बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह से पेरेंट्स भी बिजी हो गए, वरना तो उठने के टाइम थे दोपहर 2 बजे 1 बजे। अब माशाल्लाह सब सुबह सबके किचन की लाइट जल रही थी, आज मैं देख रही थी और खुशी हो रही थी कि ज़िंदगी वापस अपनी नॉर्मल वे की तरफ आती जा रही है। मगर हमें ख्याल रखना है SOPs का, हमें ख्याल रखना है अपने आप का और दूसरों का। जी हाँ, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। कोशिश कीजिए कि स्कूल में अपने बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से गाइड करें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर ना भी करें तो अपने हाथों को साफ रखें, धोते रहें और गैर ज़रूरी जो है वो चीज़ों को टच करने से गुरेज करें। चीज़ों को टच करने से मुझे याद आया, यहाँ पर भी बड़ा सख्ती वाला अमल है हमारे स्टूडियो में भी, और यहाँ पर भी ज़रूरत है सैनिटाइजर की, जो कि हमारी ड्यूटी ऑफिसर ने इतनी बड़ी बोतल रखी हुई है जिसमें से हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं। और एक बात और करूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे कहने से पहले ही प्रोमो में आपने सुन लिया कि वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। बहुत सारे लोगों ने लगवा ली होगी, यकीनन काफ़ी सारे लोग इससे मुस्तफीद हो गए हैं और जो रह गए वो जल्दी अपनी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी सेहत की बचत है, इसमें दूसरों की बचत भी है। जाहिर है जब आप हेल्दी होंगे तो आप दूसरों के लिए भी बाइसे तकलीफ नहीं बनेंगे। बहुत सारे सवालात उठते हैं प्रोग्राम में भी, हमसे पूछे जाते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ये हुआ वो हुआ। ठीक है, एक टीका लगता है जब बचपन में भी तो बुखार थोड़ा सा आता है और अनयूजुअल तबीयत होती है, एक नई चीज़ आपकी बॉडी में जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको फ़ायदा देती है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आज है 31 अगस्त यानी अगस्त का आखिरी दिन। और जब मैं देख रही थी कोई स्पेशल इवेंट है आज, तो सबसे ज़्यादा ये स्पेशल तो है उन लोगों की बर्थडेज जो आज पैदा हुए थे और उनके लिए बहुत ख़ास, जिनके कुछ लोग उनसे बिछड़ गए आज के दिन, और किसी की वेडिंग एनिवर्सरी। वैसे बिछड़ना और वेडिंग एनिवर्सरी में दोनों में तकरीबन दुख एक जैसा होता है। अब क्यों होता है ये आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। और इन सबको तो मुबारकबाद देंगे, और जिनके यहाँ कोई बिछड़ गए हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह दे। और साथ ही साथ एक बात और भी कहती चलूँ मैं कि मेरे शो में हेल्थ के हवाले से बात होती है और कोई ना कोई पर्सनैलिटी मौजूद होती है, और आज भी मेरे साथ एक ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी खातून मौजूद हैं। अभी मैं आपका तारुफ तो कराऊंगी, तारुफ क्या कराऊँ, तारुफ तो आप देख ही चुके मेरे फेसबुक के पेज से याद आया, जल्दी से लॉगिन होके आप दे सकते हैं अपने सवालात, अपनी बातें, अपने कमेंट्स हमारे फेसबुक के पेज पे facebook/FM101 facebook.com पे जाके /101 पाकिस्तान पर, और कराची FM भी लिख के आप ढूंढ सकते हैं, FM101 कराची लिख के। और आप अपने मैसेजेस अगर ज़्यादा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो भेज सकते हैं 101 के स्पेस अपना मैसेज लिखिए, उसे भेज दीजिए 4471 पर। आपकी राय के मुंतजर हैं हम, और हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। कॉल्स के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 021 कराची का कोड है। अगर आप कराची से बाहर से या मोबाइल से डायल कर रहे हैं तो कोड डायल कीजिए 021, और वरना फिर नंबर डायल कीजिए 99231963। जी हाँ, जी प्रोग्राम के फॉर्मेट पे वापस आते हैं, और वापस आते के साथ ही आपका तारुफ कराती चलूँ मैं आपसे। आज की मेरी गेस्ट हैं मोहतरमा डॉक्टर सबीन मोहिउद्दीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो हैं वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, आज थोड़ा सा प्रोग्राम में फॉर्मेट चेंज है और पब्लिक हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा ना मैडम? जी बिल्कुल। और इसके अलावा आप चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन पर भी काम करती हैं, एक इदारे से भी मुंसलिक हैं, और इसके अलावा आपकी क्या क्या बेतहाशा जिम्मेदारियां हैं, बहुत मसरूफ होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह FM101 के लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जब लोगों से आप लाइव बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम देना भी
भी चाह रहे होते हैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वो भी हम दे सकते हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे होते हैं। जिस तरह आपने स्कूल की बात की है, जिस तरह हेल्थ के हवाले से बात की है, जिस तरह ख़वातीन के हवाले से बात की है, और बच्चों की हेल्थ के हवाले से भी या पर्सनल हेल्थ के हवाले से भी, और वो टॉपिक जो हम ख़वातीन डिस्कस नहीं करना चाह रही होती हैं। तो जब भी मैं प्रोग्राम में आती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि लाइव लोगों से सवालात लेते हैं और डायरेक्ट कुछ ऐसी बातें जो वो हर किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे होते, वो चाहते हैं हम डायरेक्ट डॉक्टर से शेयर करें। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है। आप बड़े इतनी सारी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला, अपनी आवाम के लिए टाइम निकाला, और यकीन जानिए ये भी एक सदका जारिया है। तो प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, जल्द से जल्द अपने मैसेजेस भेजिए, अपने कॉल्स भेज करके, और हमारे साथ आप लॉग इन हो सकते हैं। 2 घंटा हम आपके साथ मौजूद हैं, 11 से 11:15 तो हो ही गए। अब 1 बजे तक मेरा और आपका साथ होगा। मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो, प्रोग्राम है स्वीट होम शो। जी डॉक्टर सबीन साहिबा, ये बताइए कि आपका ताल्लुक जिस इदारे से है उसकी बेसिक जिम्मेदारियां क्या हैं? अच्छा, जैसे कि नाम है चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन, तो ये चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पे काम करते हैं, जिस पे चिल्ड्रन इसमें ओपीडी होती है। रोजमर्रा जो पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, जो बीमारी जो खवातीन हैं उनके हवाले से, जो बच्चे हैं उनके हवाले से। इसके अलावा मैटरनिटी और गायनी ऑप्स, इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स जो है इसमें हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है। और अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, लैब की सहूलत मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे वैक्सीनेशंस हो रही होती हैं बच्चों की। तो लिसनर्स, आपके लिए भी बहुत आसानी है, अगर जिनमें से किसी ने ज़रूरत हो वैक्सीनेशन कराने की, तो आप रेडियो पाकिस्तान से इदारे का एड्रेस ले सकते हैं, कॉल करके भी ले सकते हैं, और वेबसाइट पे सर्च करके भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी डिटेल्स मौजूद हैं, और अपनी वैक्सीनेशन के लिए आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। जी। और वैक्सीनेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को बड़ा एक मिथ्स होते हैं कि वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट लगा रही है या जो इन इदारों में लग रहे हैं, जो NGOs हैं, वो सही नहीं होते, या मतलब उनकी एफिकेसी उतनी नहीं होती। सही। तो वैक्सीनेशन तो बनती है, आपको पता है, इम्पोर्ट होती है बाहर से। ठीक है। तो ज्यादा वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है जो ज्यादा बन रही हो यहाँ पे, और हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारी सारी बिल्कुल। तो वो वैक्सीनेशन अच्छी हैं, लगवाएं। और मैं बल्कि लोगों को ये कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी लगवाती हूँ। सही। यहीं से, इन्हीं इदारों से। और हम जब छोटे थे तो हमें भी गवर्नमेंट की ही डिस्पेंसरी से वैक्सीनेशन हमने तो देखा ही नहीं था कभी प्राइवेट। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ही हमारे बचपन में सेटअप होता था, और बड़ा जबरदस्त होता है वो सेटअप। बिल्कुल। और यही है कि जिस तरह गायनी के हवाले से भी हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो गवर्नमेंट के अस्पताल में डिलीवरीज हो रही होती है वो नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर्स में हो रही होती है, तो ज्यादा डिलीवरीज तो गवर्नमेंट सेटअप में हो रही होती है। और आपको वहाँ अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, अच्छी से अच्छी गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, और कुछ लोग इस वजह से लगा नहीं पाते, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती बच्चों को। सही। कि कोई खवातीन जा नहीं सकती। अमूमन मर्द हजरात हमारे यहाँ जो है वो ये जिम्मेदारी कम ही लेते हैं। जाहिर है वो अपने जॉब में और रोजगार में मसरूफ होते हैं सारा दिन, तो वो ये जिम्मेदारियां लेते नहीं है अमूमन। सही। तो खवातीन के लिए आसानी है, इस डिस्पेंसरीज में अवेलेबल है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में अवेलेबल है। और ये भी गवर्नमेंट की ही वैक्सीनेशन है जो डिफरेंट डिस्पेंसरीज में, और गवर्नमेंट ने आसानी के लिए करीबी डिस्पेंसरीज सेंटर्स में करा हुआ है, ताकि वो लगवा सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं। फेसबुक पर कुछ मैसेजेस मौजूद हैं। हमीदुल्लाह मंदाखेल से, कोयटा से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा काशिफ अली मलिक साहब ने सुबह का बेहतरीन सा मैसेज भेजा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जितने लोगों ने गुड मॉर्निंग के मैसेज किए उन सबको गुड मॉर्निंग। बस अब 45 मिनट रह गए गुड मॉर्निंग में, इसके बाद जो है वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में बदल जाएगी। इस गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून से बाहर आ जाएं और अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ बात पूछनी है, मदर चाइल्ड हेल्थ के हवाले से आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम का परफॉर्मेंस चेंज है। अब तक तो मैं स्पेशलिटीज बुलाती थी और बीमारियों पे बात होती थी, अब ये एक कंबाइंड टॉपिक मैंने आज उठाया था, क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और डॉक्टर सबीन जहाँ मौजूद होती हैं तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती उनको हाईजैक करने का। तो मैंने सोचा आज मैं आपको बुलाऊं और आपसे बातें करूं इस पर। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस मदर चाइल्ड हेल्थ पर थोड़ा काम इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। क्या कहती हैं? ऐसा नहीं है, शायद हमें अवेयरनेस भी कम है, इतना नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है। हाँ, वही बात है ना कि इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस के हवाले से हमारे यहाँ अभी भी लैकिंग है कि अवेयरनेस हमारे यहाँ कम है। लेकिन कराची में तो हमें नजर आ रहा होता है काम जी, ठीक है ना, चूंकि लोग भी थोड़े पढ़े लिखे हैं और थोड़ा एक शहर का माहौल है, लेकिन दही इलाकों में इसका बड़ा फुकदान है।
बिल्कुल, कराची में ऐसा है कि देखिए, एक जो सिटी है, बिगेस्ट सिटी है पाकिस्तान की, तो हेल्थ, एक तो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, और दही इलाकों में ये है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, वहाँ इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो वो जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। इवन के डिलीवरीज भी आप ये कहें घरों में होती है, बिल्कुल, पहले जो दाई हैंडल केसेस हो रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, और उनके इलाकों से बहुत दूर होते हैं। जो DHQs, जो बड़े अस्पताल होते हैं गवर्नमेंट के, वो बहुत दूर होते हैं, और कुछ जगहों पे तो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं होती है। या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो मैंने देखा है, कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में 24/7 की भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सही। तो इस वजह से हमारे अनफॉर्चुनेटली उस तरह दही इलाकों में ना डिलीवरीज पे काम हो रहा है, ना अवेयरनेस पे हो रहा है, ना एंटीनेटल जो डिलीवरीज का। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको पता है ना कि कितना ज्यादा है पाकिस्तान का, और जो हमने एक टारगेट था, उसको भी हम अचीव नहीं कर पाए ना, और अवेयरनेस नहीं दे सके लोगों को, ये एक रीजन है। तो वो इलाके जो वहाँ काम करने की हमें, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, FM का ये बड़ा फायदा है कि ऐसे इलाकों में स्पेशली FM 101 की ट्रांसमिशन बहुत सुनी जाती है, जो रूरल ऐसे एरियाज हैं, हमारे दही इलाके हैं, जिनमें जो है बाकी मीडिया जो है इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रहा। गो के अब चूंकि मोबाइल ने बहुत जगह बनाई, और इस मोबाइल की ब्लेसिंग से ही हमारे, चूंकि छोटे मोबाइल, बड़े मोबाइल, हर एक में FM का फैसिलिटी होती है, तो ये प्रोग्राम्स बहुत सुने जाते हैं। तो अब ये हमारा भी एक रोल है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, आपसे बातें करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कान में किसी की आवाज़ पड़ती है। तो डेफिनेटली अब ये सिनेरियो चेंज तो हो रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, हमें बहुत बड़ा गैप, वैक्यूम नजर आता है वहाँ पर, कि वहाँ वो बातें। अच्छा, ये बात भी है, साथ साथ एक और बात भी है डॉक्टर सबीन, कि वहाँ शायद औरत को सीरियस भी नहीं लिया जाता है जी। ज्यादा हमें लगता है मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, जबकि हमारा मजहब और चीजें तो हमारे, वो तो मजहब को तो हम ऐसे मामलों में कहाँ, हाँ, लेकिन हमारी ज्यादा इम्पोर्टेंस तो है, औरत की अपनी एक वैल्यू है, डेफिनेटली है, मगर अभी भी वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उस तरह नहीं करते। तो यही वजह है कि हमारी माएँ भी मर रही होती हैं ज्यादा, जो डेथ हो रही है, हमारे बच्चे भी जो है, जो अंडर वेट जिसको कहते हैं, बिल्कुल है ज्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि वैक्सीनेटेड नहीं होते, तो भी हमारे बच्चे जो है ज्यादा चीजें फेस कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं किन दही इलाकों में कहाँ काम किया है? अच्छा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जो सिंध के इलाके हैं, वहाँ पे वो कैंप्स वगैरह करते हैं। ठीक है। और हमारी खुद की भी, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट रही है, मैंने घरों वगैरह, जो सजावल, इन जगहों पे जाके कैंप्स किए हैं। तो एंटीनेटल के हवाले से, जो एंटीनेटल, क्या आप समझती हैं 1 डे का कैंप या चंद घंटों का कैंप एक काफी होता है इस चीज को अवेयर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक दिन के कैंप में आप एक दफा उस मरीज को देख लेंगे, ठीक है, लेकिन जो वो बार बार उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, या बार बार उसको मुश्किलात हो रही है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कोई गायनिक का प्रॉब्लम हो रहा है, या अगर कोई बच्चा है, या उसको एडमिशन की जरूरत है, या अगर उसको फर्दर केयर की जरूरत है, तो वो फॉलो अप नहीं हो सकता। 1 डे कैंप से सिर्फ ये हो सकता है। तो फॉलो अप के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो 1 डे कैंप करें, तो उनको जरूर, चाहे मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट भी अगर कैंप करते हैं, या कोई भी कैंप करता है, तो वो फॉलो अप के लिए नियर बाय हॉस्पिटल को जरूर इन्वॉल्व करे, ताकि एक दिन एक डॉक्टर अगर हम उसको देख के आ जाते हैं, और फॉलो अप के लिए वो उस करीबी अस्पताल, डिस्पेंसरी, किसी भी नर्स, स्टाफ, मिडवाइफ, कम से कम उस तक तो उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, उस तक रसाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस दिन कैंप हो उसी दिन आपको तकलीफ हो सकता है साल के बीच में कि कभी भी आपको जरूरत हो, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे आप लिंक अप कर सकें। आप क्या समझती हैं, क्या आपके इदारे ने कैंप के अलावा कहीं दही इलाकों में कोई अपना कोई सेंटर या कोई लोकेशन या कोई सेट किया है, कोई टारगेट? देखिए, जो कराची में इनके सेंटर्स हैं, वो कोई भी पोश एरिया में नहीं है, ठीक है। एक अलाजिम स्क्वायर के पास है, यानी अब्बास टाउन के पास है, ठीक है, वहां पे भी जरूरत थी कि कोई डॉक्टर हो जहां ये सारी फैसिलिटी हो। सही। दूसरा जो कयूमाबाद के पास है, वो भी आगे जाके कच्ची आबादी में ही है। सही। तो जो सेंटर्स हैं, वो एक कच्ची आबादी के करीब ही बने हुए हैं, करीब भी नहीं बल्कि उन्हीं में बने हुए हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग, कभी जब मैं जाती हूँ विजिट पे, तो अपने रिश्तेदार वो ये कहते हैं कि तुम यहाँ आके बैठ
बैठ गई हो, कहीं बेहतर जगह मूव क्यों नहीं करती हो। सही। तो ये नहीं सोचते कि यहाँ के लोगों की हमें इनकी सेहत और वो है, क्योंकि एक फैसिलिटी पोस्ट वाला एरिया तो एक अच्छे से अच्छे अस्पताल में चला जाएगा। सही बात जो रहता है क्लिफ्टन डिफेंस, गुलशन, जहाँ पे भी रहता है उसको तो रिसाई है, वो चला जाएगा। लेकिन जो इन इलाकों में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको डॉक्टर्स तक रिसाई हासिल नहीं होती, और मैं तो ये कहूंगी मिडवाइफ तक भी नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि हमारी मिडवाइफ LHVs इस तरह की जरूर ट्रेंड होती हैं कि अगर आप उनसे, या वैक्सीनेटर भी हमारे इतने ट्रेंड होते हैं कि वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट ट्रेन कर रही है, तो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो कोई ना कोई बेसिक मालूमात जरूर फराहम कर सकते हैं। सही। तो इतनी रिसाई नहीं होती। तो इनका ये एक अच्छा है कि डॉक्टर्स ये रखते हैं, और डॉक्टर्स ही होते हैं, जिसकी वजह से ये फायदा होता है कि वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत आसानी होती है, और इनकी फीस जो है बहुत ही कम है। अच्छा। और ये चीज़ है कि आप सोचें कि अगर बहुत ही कुछ रुपए हैं और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उससे ना लें। अच्छा बिल्कुल। और फ्री मेडिसिन देते हैं, 2 दिन की दवाई भी यहाँ से फ्री मिलती है। अच्छा, इसलिए फ्री मेडिसिन बिल्कुल फ्री नहीं रखा गया है। आपको पता है कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो उसकी कदर भी नहीं रहती। जी बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि जो चीज फ्री में मिल रही है, हाँ, माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात हो जाती है फिर। बिल्कुल यही होता है। जैसे फैमिली प्लानिंग अगर हमारे यहाँ बात करें, फ्री में मिल रही होती है, तो हम कहते हैं वही हमें IUCD अगर कोई फ्री में रख रहा होता है तो हम कहते हैं ये सही नहीं होगी, यकीनन इसमें कोई मसला होगा। बिल्कुल, ये भी होगा। ये चीज है, ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप है कि मतलब या तो एक्सपायर होगा या पता नहीं क्या होगा, या इन्होंने जल्दी निकाल दिया, दे दिया, या हमें ट्रायल पे ज्यादातर लोग। हाँ, जैसे वैक्सीन के बारे में भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि यहाँ वैक्सीन ट्रायल पे लग रही है। अब भाई ट्रायल पे भी अगर लग रही है तो आपकी भलाई के लिए लग रही है, आपकी बचत के लिए लग रही है। ट्रायल देखिए, ट्रायल पे नहीं लग रही वैक्सीन लगाने का सवाल है। लोगों का कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। जो वैक्सीन हमारे पास पाकिस्तान में 5 वैक्सीन अवेलेबल है, और वो जो है एक सर्टिफाइड है वैक्सीन, वो ऑथेंटिक है। WHO वर्ल्ड जो हमारा आलमी इदारे सेहत है, उनके यहाँ से ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल्स की स्टेजेस होती हैं। सही। वो 3 स्टेजेस से गुजर के पूरे ट्रायल्स होते हैं। वो इस तरह थोड़ी होता है कि पाकिस्तान में किसी इलाके में लगा देंगे और फिर उनके ट्रायल्स और स्टडीज लेंगे। वो पहले स्टडीज और रिसर्च बेस्ड होती है। नो डाउट ये वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जल्दी आया है मार्केट में। पिछली तमाम वैक्सीनेशन से ज्यादा स्पीड से बनाया गया। उसकी वजह ये थी कि कोरोना ही इतना ऑल ऑफ सडन हुआ, और फिर सब कुछ अब कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल है प्रोटोकॉल्स चेंज होंगे ना कहीं तो जल्दी आना होगा मार्केट में किसी न किसी। हमें सपोर्टिव तो चाहिए। आने में मई तक हमारे पास जो वैक्सीन आई है, मई तक। अगर दूसरी बीमारियों की वैक्सीन के हवाले से हम देखें तो ये वैक्सीन तो इट्स टू अर्ली, मगर फिर भी अब ये है कि अगर एक काम किया गया है और उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर आपकी एंटीबॉडीज उसके बाद अच्छी बन रही हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। जी, अर्ली आने का एक और भी है ना। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि कुछ इलाकों के वाइस डिजीज भी हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पोलियो ज्यादा अभी तक खत्म नहीं हो सका। नहीं, वो तो हम मेहमान नवाज है, हमने पाला है उसको। जी, वो बस हम रख के बैठे हुए, उसको जाने ही नहीं दे रहे, हम उसको जाने नहीं दे रहे। तो मगर खुदा के लिए चाहिए, नहीं, उसको भी कहना चाहिए खुदा के लिए कोरोना को ना रख के बैठिए। हाँ, उसको ना मेहमान बनाए, उसने बड़ा मुश्किल कर दिया। बिल्कुल मेहमान ना बनाए, उसकी वैक्सीन कराएं, क्योंकि वैक्सीन ट्रायल बेस्ड है, हो चुकी है। और आप देखें कि सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ही लगी है ना, डॉक्टर्स को लगी है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर्स खुद नहीं करवा रहे और मतलब लोगों को लगा के ट्रायल ले रहे। तो ट्रायल बेस्ड है, ट्रायल हो चुके हैं। और यहाँ जो अब वैक्सीन लग रही है वो 5 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान में जो लग रही हैं। और लोगों को जो फियर ऑफ साइड इफेक्ट है, एक फियर ऑफ साइड इफेक्ट और एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, 2 चीजें बहुत टेंशन देती हैं कि साइड इफेक्ट हो रहा है, ये मसला हो रहा है। तो साइड इफेक्ट किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। तो साइड इफेक्ट भी सब साइड इफेक्ट नहीं हो रहे। जरूरी नहीं है कि अगर उसमें लिखा हुआ है हेडेक होगा, फीवर होगा, तो वो सब चीजें आपको काफी लोगों ने नहीं शो किया ये सब, लेकिन काफी लोगों ने बहुत सीवियर दिए, काफी ने कितने मॉडरेट से दिए। लेकिन ये कि डिफरेंट टू पर्सन वेरी करता है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी पे है, आपकी अपनी इम्यूनिटी कितनी डेवलप्ड है और कितनी अच्छी है। लेकिन इम्यूनिटी डेवलप करने से याद आया कि देखिए हमारे यहाँ जो खाना पीना, अब मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त 11:25 हो गए हैं और 11:30 पे जो है हम टाइम चेक लेते हैं, और टाइम चेक से पहले हम अपने लिसनर्स को एक सॉन्ग भी सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं कि ताकि वो हमारी बातों से बोर ना हो जाए। लेकिन बातें बोर होने वाली नहीं है, बातें वो बातें हैं जो आपकी आंखें खोल देने वाली बातें हैं। यानी अगर किसी को नींद आ रही है तो वो पूरी तरह जाग जाएगा हमारी बातें सुन के।
लेकिन हम फिर भी आपको एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करेंगे, ट्रैक प्ले करेंगे, उसके बाद हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की डिजीजेस पे भी बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से, प्लस उनके वे आउट पे भी बात करेंगे और पूरे पाकिस्तान के हवाले से इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर तक हम बात करेंगे, ताकि हमारे ये आवाज़ जो है पूरी दुनिया में यूँ तो गूंज रही है, लेकिन हमारे मुल्क के हिसाब से कहाँ कहाँ तक क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हम भुगत रहे हैं, वो हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। यहाँ मेहदी हसन का बहुत ज़बरदस्त सा डुएट सॉन्ग मैं आपको सुनाती हूँ और वो ज़िंदगी के हवाले से, तो आप भी इंजॉय करेंगी। लिसनर्स कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है स्वीट होम शो, मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबीन, और हम बातें कर रहे हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर, कि उन बीमारियों पे, उन डिजीजेस पे जिनका वास्ता सबसे ज़्यादा जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे भी होता है और उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ को उसे सफ़र करना पड़ता है। प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, 4471 पर मैसेज कीजिए, फेसबुक पर आप लॉग इन करके हमें देख सकते हैं, FM 101 पाकिस्तान के पेज पे जाइए, अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं वहाँ पर भी। और इसके अलावा जितने लोग पसंदीदगी के मैसेज कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनके नाम लेती रहूँ, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवालात उस पर भेजें। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 99231963 पर, और कराची से बाहर से मोबाइल से डायल कर रहे हैं तो मोबाइल कोड के लिए डायल कीजिए 021 शुरू में, फिर 99231963। जी डॉक्टर साहिबा, हमें जैसे अभी बात की थी कि हम बात करेंगे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की उन बीमारियों से, तो आपकी नज़र में एक खातून जब प्रेग्नेंट होती हैं, स्पेशली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि रिमोट एरियाज़ में बच्चियाँ बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी होती है, तो ज़ाहिर है उनकी पेचीदगियाँ भी ज़्यादा होती हैं, खुद ही अवेयर नहीं होती चीज़ों से, और उसके बाद तो आपको पहले तो माओं की वो प्रॉब्लम बताएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टार्टअप से लेके टिल 9 मंथ तक उनको क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करती हैं, जो जिनका आपका ज़्यादा वास्ता रहता है या जो आप ज़्यादा देखती हैं। अच्छा देखिए, जब एक लड़की हमारे यहाँ, जैसा आपने बताया कि शादी की जो एज है वो बहुत अर्ली मैरिजेस का जो दही इलाकों में है वो रुझान है बिल्कुल। अच्छा, वहाँ ये होता है कि जब आप 18 साल से कम की उम्र अगर आपकी होगी किसी बच्ची की, और 35 साल से अगर ज़्यादा की खातून होंगी, तो दोनों को कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेगी। 18 साल से कम उम्र ये है कि वो अभी उसकी जिस्म जो है इसकी बॉडी इस काबिल नहीं हुई है कि वो एक और जिंदगी को जन्म दे। सही बात आप देखें, यानी वो अभी खुद डेवलप हो रही है, उसकी बोन्स, उसके अपनी न्यूट्रिशन इतनी होनी, वेल इनफ होनी चाहिए कि वो फिर डिलीवरी कोई मतलब बेबी डिलीवर करे। तो जब जल्दी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं तो क्या होता है कि एक्लैम्शिया जो है हमारे यहाँ वो बड़ा कॉमन है, प्री एक्लैम्शिक पेशेंट बहुत आते हैं। ठीक है, पहला बच्चा है, कम उम्र है। अच्छा, एक्लैम्शिया क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का हाई होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सही, ठीक है। अच्छा, ना जल्दी मैरिजेस में ये एक मसला होता है कि लड़कियां इतनी ज़ाहिर न्यूट्रिशन की कमी है और इस तरह के मसाइल को फेस कर रही हैं, तो उनको ये अवेयरनेस भी नहीं होती कि ब्लड प्रेशर, और लोगों का कॉन्सेप्ट ये है हमारे ब्लड प्रेशर को लेके कि एक ये बूढ़ों की बीमारी है। हाँ जी, बिल्कुल। ओल्ड एज लोगों में होगी, यंग लोगों को अरे इसको क्या ब्लड प्रेशर, या हम उनको जो और रूटीन चेकअप पे नहीं आती हैं। सही, हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ माएँ ये कहती हैं अरे अभी इतनी क्या जल्दी है, या सासों का हमारा जो रुझान है कि अभी से ये तो डॉक्टर के चक्कर लगाना शुरू हो गई हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड से बहुत अवॉइड करते हैं जी, जबकि अल्ट्रासाउंड, ये आपने बात निकाली है तो डॉक्टर सायरा मैं बताती चलूं कि अल्ट्रासाउंड की रेसेस कोई इफेक्ट नहीं करती। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल आप डेली करें तो उससे कोई नहीं है, बल्कि अल्ट्रासाउंड कराने से आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। देखिए ना, आपको अगर अर्ली स्टेज पे अल्ट्रासाउंड होता है तो हमें पता चल जाता है कहीं बच्चा थैलेसीमिया का शिकार है या कोई और बीमारी है। जो एनेनकेफेली हमारे यहाँ जो बहुत कॉमन हुआ, और मुझे अफसोस होता है कि जब मैं देखती हूँ 8 महीने पे माएँ लेकर या सासें लेकर आ रही हैं, यंग लड़कियां हैं। अच्छा, जब अल्ट्रासाउंड कराया, जब उनको बता रहे हैं तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा है कि भाई अब इसका सर नहीं बना है, बच्चे का बना नहीं था। तो अर्ली अगर वो अल्ट्रासाउंड हो जाता और डिटेक्ट हो जाता, सही बात, तो फिर यकीनन उसी वक्त टर्मिनेट हो जाता। तो वो एक औरत, एक माँ जो वो इस पूरे प्रोसीजर से गुजरती है कि एंड पे आके उसको ये पता चले। और ये कराची में इस तरह होता है कि ओपीडीज में हमारे, सही बात है, हमारे भी तो रिमोट एरियाज हैं कुछ ऐसे जहाँ पे बिल्कुल दुनिया जहाँ से बेखबर लोग रहते हैं, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती
होती है और इस तरह के। अच्छा, और दूसरे एक्लैम्पशिक पेशेंट का इस तरह देखा गया कि वो पहले चेकअप पे मरीज आए, उसके बाद अरसे से वो नहीं आ रहे, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर चेक करा रहे, और माँ कह रही है बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है जाने की डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओगी तो तुम्हें रिपोर्टें लिख के देंगे। देखिए टेस्ट जरूरी है। हमने प्रेगनेंसी को 3 उस समय डिवाइड किया हुआ है ना, ट्राइमेस्टर, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। तो टेस्ट रिपीट कराने का बहुत ज्यादा एडवांटेज है, आपकी भलाई के लिए है, ये डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है कि उनको इसका कोई फायदा, उनको ये कि अर्ली डिटेक्ट होता है। अगर हमें जल्दी किसी चीज की तशखीस हो जाती है तो हम उसको उसी तरह हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि एक मरीजा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है उसका यंग एज में, और इस तरह का पहला बेबी है और इस हाई रह रहा है, तो हम उसको उसी तरह मेडिसिन देंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियां बताएंगे। सही बात है कि आप रोज ना आए, आपको ये नहीं कहा गया, आपके जो एंटीनेटल विजिट डिसाइडेड है उसी पे होगा, या कभी कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशन देखते हैं तो बुला लेते हैं। सही। तो इस तरह की पेचीदगियों से बचने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, एक तो ये अर्ली मैरिजेस में भी हो गया, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्लैम्पशिया की मैंने बात की। दूसरी जेस्टेशनल डायबिटीज, बिल्कुल मैं आ रही थी, नेक्स्ट मेरा टॉपिक टू वेरी कॉमन। मुझे बड़ा वो ये करता है कि अब तक हम इसको बहुत ज्यादा समझ ही नहीं सके। एक तो इसमें भी लोगों का ये मिथ्स है कि डायबिटीज कैसे होगी, मुझे तो डॉक्टर साहिबा पहले थी नहीं, कभी शुगर हुई नहीं मेरी। सही बात है। मेरे तो अच्छा, ये भी सुनने में आता है हमने 10-10 बच्चे पैदा किए, हमें तो नहीं हुई कभी। जी जी बिल्कुल, यही होता है कि हमें नहीं हुई है, और ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे फैमिली में नहीं हुई तो जेस्टेशनल डायबिटीज हमें कैसे हो रही है। तो यंग लड़कियों को तो यही पहले मशवरा है कि जो डायबिटीज का हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपनी डाइट, अपना वेट ये अंडर कंट्रोल रखें। बिल्कुल, क्योंकि जो खवातीन जो लड़कियां यंग गर्ल्स, उनकी अपने एक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। एक तो कॉमनली इनफर्टिलिटी बहुत यंग गर्ल्स में बढ़ रही है, बीसीओज बहुत बढ़ रहे हैं। पीसीओज भी है तो वो कहते हैं वो उसको फॉलोअप नहीं लेना चाहते। हाँ जी, पीसीओज में फॉलोअप की जरूरत है, फॉलोअप लें, अल्ट्रासाउंड कराएं, दोबारा रिपीट कराएं। अच्छा, और कॉजेस क्या हैं? कॉजेस तो सबसे बड़ा कॉज, जिस तरह आपने शुरू में ही बात की, डाइट। अगर हम अपनी डाइट को ही कंट्रोल कर लें तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से हम अपने छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाते तो हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन हम शाम होते ही हमें ऑर्डर कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मेरे भी घर का ये हाल है कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो मूड खराब कर लेते हैं कि आपने पिज्जा ऑर्डर, हमने तो पिज्जा खाना था, हमने ऐसी चीज, कोल्ड ड्रिंक्स पे जिस तरह हमारा, ऑफ कोर्स यस। आप देखिए, आप अगर मॉल में जाएं तो लोगों की ट्रॉलीज में शायद राशन का सामान कम होता है, ड्रिंक्स ज्यादा होती है। बिल्कुल, और हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, हमारा शायद हमारे बचपन में तफरीह ये होती होगी कि हम घूमने चले गए, पार्क चले गए, हाँ। या हमारे यहाँ मेहमान आ गए। महीने में, हफ्ते में एक दफा कभी आइसक्रीम मिल जाती थी, तो वो तो वही गोल्डन डे होता था। बिल्कुल, हफ्ते महीनों में ही हम घूमने भी जाते थे, हाँ। महीनों में ही कहीं जाते थे घूमने। लेकिन अब बच्चों को तो हर वीकेंड जब शुरू होता है फ्राइडे, तो वो कहते हैं अब हमारा वीकेंड शुरू हो गया है और हमें घूमने जाना है। और हमारी क्या एक्टिविटी रह गई आप बताएं? हम मॉल्स में जाते हैं ज्यादातर अपने बच्चों को लेकर, और हम खुद भी तंग हो जाते हैं अपने बच्चों से कि इतने इरिटेट हो रहे हैं, तंग कर रहे हैं। एक तो हाइपर हो गए हमारे बच्चे बहुत, पहले कोरोना की वजह से जो हमारे बच्चे कोविड की वजह से स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। जिस तरह आपने बताया ऑनलाइन क्लासेस उस तरह नहीं ले रहे हैं, उस तरह नहीं हो ये मॉड्यूल शायद जो है इतना कामयाब हो भी नहीं सकता बच्चों के लिए। जी, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। जब मैं कभी देखती हूँ मेरी बेटी की क्लास होती है तो उसको मैं टीचर्स को हेड्स ऑफ टू टीचर्स कि वो जिस तरह बोल रही होती हैं, इतनी देर अगर हम बोलें तो वाकई जो है हम। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भाई मैं सुबह नहीं आ सकती आपकी क्लिनिक में, शाम में आऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा, सुबह वैसे ज्यादा आपके लिए फिजिबल होता। कह रहे क्या करूं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस दिलवानी होती है, अगर मैं नहीं बैठूं बराबर पे तो सो जाता है बच्चा। अब बच्चे सो जाते हैं। उसके अलावा स्लीपी क्या, बच्चे कैमरा और जो है ना माइक ऑफ कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं, इधर से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कोई टॉय उठा रहे हैं, और मोबाइल ऑफ है, वो कैमरा ऑफ है, टीचर। अच्छा, ये एक बुरा काम ये हुआ कि इसमें गैजेट्स इनके हाथों में। बिल्कुल, ये मजबूरी हो गई ना वालिदैन की। ये ऐसा काम हो गया कि अब ये गैजेट्स के पीछे ऐसे लगे हैं। हाँ, बिल्कुल, कि आप देखिए आंखें खराब बहुत हो रही हैं, आपको चश्मा हर बच्चे पे नजर आएगा, मोटापा हर बच्चे का, क्योंकि वो ऑर्डर कर करके खाना हो गया और खाने के बाद मुस्तकिल बैठना हो गया, एक्टिविटी नहीं हो रही। ऑफ कोर्स यस, बैठे हैं और बस उनको खाना हम भी दे रहे हैं, और क्लासेस भी पूरे टाइम की चल रही हैं, आधे दिन की चल रही हैं। तो ये भी एक रीजन है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन भी का लेवल जो बढ़ रहा है उनका। बिल्कुल, तो हम भी अब इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम कहते हैं चलें किसी मॉल में चले जाएं, कुछ देर ये किसी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में चले जाएं।
तो इस तरह जो है बच्चों फिर हम भी ये वहाँ जाके दिलाई देते हैं कि अब क्या कुछ खा नहीं रहा, घर की तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, अब ये करके करते करते जो है ये हैबिट डेवलप है। हमारा सबसे बड़ा ये ना कि हम कहते हैं चलो हमारा बच्चा कुछ तो खा रहा है, हाँ, ये नहीं सोचते कि वो क्या खा रहा है, वो ये चीज ये नहीं सोच रहे। हमें जब खाने सिर्फ देखते हुए अगर हम अपने लिए ही देखें ना कि हम खा क्या रहे हैं, बिल्कुल, कि ये हमारी बॉडी पे जाके क्या इफेक्ट करेगा या हमारे बच्चों की बॉडी पे जाके, और इतना खराब इफेक्ट है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप देखें पीसीओसी की बात कर लें कि सारे जंक फूड जो है वो जाके आपके पीसीओस डेवलप कर रहे होते हैं। आपको खवातीन में ये चीज इतनी कॉमन मिल रही होती है, यंग लड़कियों में ये चीज भाई बच्चियां गेन हुआ हुआ है, फिर उसके बाद ये होता है हार्मोनल मतलब चेंजेस। इसके साथ साथ थायराइड ने ना सोने पे सुहागा कर दिया है, वो भी थायराइड भी आ गया। अच्छा, फिर जैसे ही शादी हुई बच्चा नहीं होता, फिर इनफर्टिलिटी कॉमन, फिर इसमें जो है तलाकों के रेट भी बहुत बढ़ गए, सेपरेशंस होने लगी फैमिली में। अच्छा, ये सारे मॉड्यूल में जाके एक ऐसा हाइप और डिप्रेशन क्रिएट हुआ है कि फैमिली लाइफ एनवायरनमेंट भी तबाह हुआ है। जी बिल्कुल, यही होता है कि ज़ाहिर वेट बढ़ रहा है आपका, इनफर्टिलिटी कॉमन इनफर्टिलिटी, मतलब बहुत पहले कभी हमें सुनने में आता होगा शायद किसी का कि पहला बच्चा जो है इतना नहीं हो रहा है या ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है या दे, और यंग गर्ल्स में। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यंग गर्ल्स में बहुत रुझान है कि यंग गर्ल्स में जो है बहुत, नहीं हमें तो हर दूसरी लड़की में मिल रहा है इनफर्टिलिटी और पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, ये तो बहुत कॉमन। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर हो भी गई तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी बहुत लोग चले गए कि जिनको दोबारा फिर कंसीव, हाँ, वो एक चाइल्ड के बाद दोबारा डेवलप नहीं हो रहा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए कुछ सवाल आए मेरे पास, इसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं उन बीमारियों को। अभी तो हमने बिल्कुल शुरू में डायबिटीज पे और हाइपरटेंशन पे बात की है, मैटरनल हेल्थ पे, अभी हम बच्चों की डिजीज पे नहीं आए और एंड ऑफ द डिलीवरी पे नहीं आए कि उसके बाद क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबीन, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हाउ वी कैन सिक्योर आवर स्कूल गोइंग चाइल्ड फ्रॉम कोविड एंड अदर डिजीजेस। आफिया इमरान। अच्छा ठीक है आफिया, देखिए आपका सवाल अच्छा है और एक माँ के कंसर्न्स हैं जो हम सबके हैं। एक तो बच्चे जो हैं जो हमने रिसर्चेस देखी है कि बच्चों को इफेक्ट कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल इसका मतलब, बल्कि ये जो वेरिएंट हमारा आया है, जो अब डेल्टा वेरिएंट आया है, इसमें बच्चों को इफेक्ट किया है। तो जो SOPs आपको फॉलो करने के लिए कहे, देखें जो 50% अटेंडेंस बताई गई है स्कूल में, सही, उससे तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इस तरह आपको बताया गया, बच्चों को भी समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग rखें, मास्क आप उनको एक्स्ट्रा मास्क दें, एक छोटा सैनिटाइजर जरूर दे दें उनको साथ, और उनको ट्रेन करें ना। अब तो हमारे बच्चे ट्रेन हो चुके हैं कि हर चीज़ के बाद हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करने, स्कूल में बार बार अगर वो वॉशरूम नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सही। अपनी चीज़ों को, लंच हो गया या आपके बच्चों की स्टेशनरी है वो से अलग रखें, वो शेयर ना करवाएं। बिल्कुल अपने बच्चों को हर चीज़ दे के भेजें ताकि वो किसी से शेयर ना करें। वाटर बॉटल हो गई, या हम अमूमन कर लेते थे अपने दौर में भी, और अब भी बच्चे कर लेते हैं। टीचर और लंच में तो बड़ा ही फरावानी होती है, अम्मा ने जो दिया है वो तो बांटी दो। हाँ, जो समझ में, जो जिसे अच्छा लग रहा है वो खा ले। हाँ, तो ग्रुप्स में इस तरह के लंच हो जाते हैं, अब शेयरिंग नहीं। घर में भले वे भाई बहनों को कुछ ना दें, लेकिन दोस्तों में बड़ी यारियां दोस्तियां निभाई जाती हैं। बिल्कुल शेयरिंग का होता है। तो वो पहले जो हम बच्चों को सिखाते थे कि शेयरिंग करें, तो अब हमने बच्चों को मना किया है कि शेयरिंग ना करें। हाँ, देखिए कुछ चीजें बहुत गंदी गंदी सिखा रहे हैं ना, वो दुख भी होता है देख के कि हमने अपने बच्चों को जल्दी खत्म हो ताकि हम सबकी लाइफ वही रूटीन पे वापस आए। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, 4471 पर भी 2 मैसेजेस हैं। एक तो देखें वो जिस लैंग्वेज में मुझसे नहीं पढ़ी जा रही, सलाम शाहिद खान दा पराचीना इस्तासो, सॉरी ये मैं नहीं पढ़ सकती। अगर आप शाहिद खान है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। एक और सवाल आया है, कोई मोहम्मद मोयुद्दीन बैंक अल हबीब से कह रहे हैं, सलाम प्लीज लेट मी नो अबाउट द पोस्ट कोविड इशू, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम अस आफ्टर कोविड। चीज ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही जब सवाल है ये भी। हाँ, पोस्ट कोविड इश्यूज, पोस्ट कोविड इशू किस तरह ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना के बाद, वैक्सीन के बाद क्या इनको कोविड हुआ है, उसके बाद पोस्ट कोविड इश्यूज क्या, ये यही पूछना चाह रहे हैं कि पोस्ट कोविड इश्यूज क्या हैं। लेट मी नो अबाउट द पोस्ट कोविड इश्यूज, क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पोस्ट कोविड अगर आपको कोविड हो चुका है तो इम्यूनिटी लेवल तो आपका पहले ही थोड़ा सा बूस्ट हो चुका होगा, सही, ठीक है, तो आप वैक्सीन तो जरूर लगाएं। दूसरी चीज, एक मिथ जो पोस्ट कोविड का ये होता है कि हमें तो कोविड हो चुका है, इसके बाद हमें दोबारा नहीं होगा।
अब अच्छा, कोविड हाँ। हो गया, इम्यूनिटी हो गई है, अब हमें कोविड नहीं होगा दोबारा। हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक वैक्सीनेशन का हमारा है कि अगर हमने वैक्सीनेशन लगाई हुई है तो हमें कोविड हुआ है, तो अब दोबारा हमें कोविड नहीं हो सकता क्योंकि हमें वैक्सीनेशन लगी हुई है। अच्छा, कुछ लोगों का वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, और कुछ का ये है कि वैक्सीन, आपको पता है कि वैक्सीन के 3 वीक्स के बाद आपकी, दोनों डोज के 3 वीक्स के बाद आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। तो अक्सर लोगों का ये सवाल आता है कि हमारे जो है वैक्सीनेशन हमने लगवाई और उसके बाद हमें फौरन कोविड हो गया, हमने अभी तो फर्स्ट डोज लगवाई है, इसलिए लोग ये क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। और सेकंड डोज हमने अभी लगवाई नहीं, तो कब लगवाएं, हमें कोविड हो गया। तो 3 वीक्स, दोनों डोजेज के 3 वीक्स के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप होती है कि आपको फिर आप प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन अच्छा, वो एक लेवल होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी 6 to 7 मंथ रहती है। तो इसीलिए हम जो अब बूस्टर डोज की भी बात कर रहे हैं, अब तो हमारे यहाँ बूस्टर डोज का भी है कि हमें बूस्टर डोज भी होनी चाहिए। सही। तो वो इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए एक बूस्टर डोज होनी चाहिए। सही। तो पोस्ट कोविड भी अगर आपको अपनी पूरी जो है प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि प्री कोविड आप ले रहे थे। सही। और डिजीज वाइज ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन, आपको डिजीज नहीं है, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। सही। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सही। कि एक ही इम्यूनिटी जरूरी नहीं है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको कोविड हुआ और उसके बाद आपको कोई खास इतने इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन कोई लॉन्ग लास्टिंग इसी तरह की डिसेबिलिटीज नहीं होती। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि देखें वही बात आ जाती है, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी है, ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, डेथ्स अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि जिसने जितना है वो लिखवा के लाया है। जी बिल्कुल, बस बहाना है। लेकिन हाँ, ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इतना ख़तरनाक बहाना ना बनाए किसी के लिए ना। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर साहिबा, ये है सबीना मोहसिन। डियर डॉक्टर साहिबा, जिस मुल्क में 5 रुपए की चीज़ फ्री नहीं दी जाती, वहाँ 1000 की वैक्सीनेशन फ्री और ज़बरदस्ती लगाई जा रही है। व्हाट्स योर टेकन ऑन इट? सबीना नाम है? जी, सबीना मोहसिन। अच्छा, चले ये लगाने मेरे नाम के साथ। हाँ। अच्छा सबीना, देखें यही तो हमारा अलमिया है, हम अपने को चेंज नहीं करना चाहते, हम खुद चेंज नहीं हो रहे, हमें एक ट्रस्ट का लेवल नहीं है। सही। हमें, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आप लोगों को बताया कि जो वैक्सीन दी जा रही है, जो हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड करती है, वो बहुत अच्छी वैक्सीन है, बाहर से इंपोर्ट होती है। सही। और आप देख रहे हैं इस पेंडेमिक के दौर में हमारी गवर्नमेंट, ज़ाहिर WHO है और ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक अकेला नहीं है मुल्क। सही। तो ये फ्री वैक्सीन आपके लिए ही दी जा रही है। बिल्कुल। 5 रुपए की चीज फ्री नहीं मिलती, तो ये हमारी सोच, हमें बस अपनी सोच बदलने की देर है। सही बात है। बस वही है ना कि सोच बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। तो आप शुक्रिया करें अपने मुल्क का। हमने इस मुल्क को शायद उतना कुछ नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। हाँ। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो वैक्सीन हमें मिल रही है, हमें चाहिए कि हम लगाएं। अच्छा, अगर आप अपने लिए नहीं लगाना चाहते तो कम से कम जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए लगाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, आप सरवाइव कर जाए कोविड से, लेकिन आपके ही घर में बुजुर्ग हैं, आपके सराउंडिंग में बुजुर्ग हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये कोविड या कोई बीमारी, जो बीमारियों से, जो क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं, पुराने हार्ट पेशेंट हैं, जिनको डायबिटिक है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत सारी डिजीज है, और वो किसी कॉम्प्लिकेशन में, सही। तो अगर उनको उनमें से किसी को हो गया या ओल्ड एज को हो गया और उनकी इम्यूनिटी इफेक्ट इस तरह की ना हुई और वो सरवाइव ना कर पाए, सही। तो ये मतलब बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक इंसान, मुसलमान, पाकिस्तानी शहरी, इंसानियत, आप सबसे पहले इस पे इंसानियत रखें कि बहैसियत इंसान, बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीन कराएं, अपने लिए तो कराएं, बिल्कुल, दूसरों के लिए कराएं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को सेव करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, अभी सवालात तो मेरे पास हैं, मैं चलती चली जा रही हूँ। अच्छा, ये है आसिया महमूद। डॉक्टर सबीन, आज के बच्चों को प्योर गज़ा देना तो बहुत ही मुश्किल है, प्लस फास्ट फूड ने बच्चों की सेहत का भी बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में आप बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए क्या डाइट एडवाइस करती हैं? बिल्कुल, देखें फास्ट फूड, आप अगर आप कोई भी चीज़ देते हैं, बर्गर्स देते हैं, चिकन देते हैं, फास्ट फूड पहले आप देखें कि क्या है, ठीक है।
फास्ट फूड है क्या? फास्ट फूड में जो आप दे रहे हैं, जिसमें शुगर में जो चीजें देते हैं, जिसमें फ्रक्टोज ज्यादा है, जो डायरेक्ट हमें हमारे जिस्म को लगता है और वो हमें भूख लगाता है और मोटा करता जाता है। सही। अच्छा, हम ये खुश हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे मोटे हो रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि एक्टिव होना उनका जरूरी है। बिल्कुल सही, मोटा होना जरूरी नहीं है। हम घर में, अच्छा माए हम क्या हो गए, हम फ्रोजन चीजें ज्यादा खरीदने लगे। बिल्कुल। फ्रोजन पराठा, बच्चों को आप भूखा रखें, आप कहें हम नहीं दे रहे, नहीं खा रहे ना, तो वो चीज भी सब्स्टिट्यूट में ना दें। आप पराठा दें उनको बना के, दूध उनकी ग़िज़ा में जरूर दें। अगर आलू से बनी हुई कोई चीज देते हैं तो आलू से आप नगेट्स घर पे बना सकते हैं। तेल का इस्तेमाल कम करके भी बना सकते हैं, या डीप फ्राई भी करते हैं, तो घर की चीजें, घर के मसाले इस्तेमाल करें। बिल्कुल। बर्गर भी अगर आप बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो वो भी घर के फ्राइड मसाले हो, रखे हुए ना हो। हम जैसे चीजें फ्रीज कर देते हैं घर में, इवन कि आप रूटीन में चिकन फ्रीज करते हैं ना घर में, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल। जबकि हम करते हैं फ्रीज, हम क्या करते हैं कि आधा 1 किलो फ्रीज करी, फिर निकाली, फिर उसमें से बनाया, फिर फ्रीज कर दी। ये बहुत गलत है। आप उसके पोर्शंस बनाएं, वो ही एक दफा जो आपने निकाल वन स्टेक आउट करें। बिल्कुल। तो आप उनको घर पे बनी हुई चीजें दें, ट्राई करवाएं घर पे, और उनकी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए ना। प्रेजेंटेशन असल मसला ये ना कि माए टाइम नहीं लगा रही। बिल्कुल। मसला सारा ये है। अब वो जान छुड़ाने वाली बात होती है कि ठीक है, अब एक्चुअली पेंडेमिक ने भी तो एक बहुत आसान रास्ता दे दिया ना कि हर चीज डिलीवर होने लगी। होम डिलीवरी में हमें चाहे ग्रोसरी है, चाहे खाना है, या कोई भी चीज ऐसी है, हमें अब कुछ ऐसे मॉल्स खुल गए, ऑनलाइन शॉपिंग इतना प्रमोट हो गया, और फिर बहुत ईजी वे। पहले तो ये होता था क्रेडिट कार्ड हर एक के पास नहीं होता था, या होता था तो पेरेंट्स के पास होता था, तो स्वैप नहीं हो पाता था। अब जो है वो छोटे छोटे जो जो माइक्रो फाइनेंस बैंक के छोटे छोटे अकाउंट है, जिसमें आप 100 रुपए में डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दिट्स अ वेरी इजी वेज। ठीक है, ये इजी वेज होने चाहिए ताकि हमारी जिंदगी आसान हो, लेकिन हमने फिर वो आसानी में अच्छा, हमारे बच्चों को भी हम शायद उस तरह, मैं बताऊं डॉक्टर सायरा, ट्रेन नहीं करते। एग्जैक्टली। हम वक्त नहीं दे रहे। हमारे पहले जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है, मुझे बड़ी अर्ज होती है कि दादा दादी साथ होंगे तो शायद बच्चे बहुत अच्छा ट्रेन होंगे, जो हम देखते रहे कि नाना नानी दादा दादी। और पता है लाड कितने उठते थे। अब तो हम कोई लाड उठाने वाला ही नहीं, अकेले ही रहने की आदत है ना। ये अकेलापन जो है ना, ये सबको खराब कर रहा है। अकेलेपन से ही होता है कि वो ज्यादा चाहते हैं कि हमें मोबाइल मिल जाए, हमें टीवी मिल जाए, हम वो ढूंढते अपनी मसरूफियत। और कुछ हम उसको उस तरह ट्रेन नहीं करें अपने बच्चों को, बल्कि हमारे बच्चे ये ट्रेन हो गए कि मेरे बेटे को जब मैं कहूँ कि मुझे नहीं मंगवा के देना है, तो कहता है आपके पास कार्ड नहीं है, ATM कार्ड से निकालने पैसे। यानी ये हाल हो गया बच्चों का कि उनको पता है कि हमारे पास ATM कार्ड है, हम निकालेंगे पैसे। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान हो गया। अब आपका वही जवाब आ गया आसिया महमूद साहिबा के, डाइट के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, अपने किचन में थोड़ा टाइम देना है। वेजिटेबल्स दें, फ्रेश जूसेस बना के दें, डब्बे वाले जूसेस ना दें, दूध का ख्याल रखें, अंडा जरूर दें उनको ग़िज़ा में, आलू से बनी हुई चीजें दें। देखिए, ये यहाँ ये सवाल होता है कि इतनी महंगाई तो आप बाजार से भी जो रेडीमेड लेते हैं, उसमें 2 नुकसान है। पैसा भी जा रहा है, क्वालिटी भी नहीं मिल रही है, और आपको पता भी नहीं है कि वो क्या चीजें, क्वालिटी नहीं है उसमें। जो ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है। बिल्कुल। जो आप चटनी डाल रहे हैं उसमें, अगर फ्रेंच फ्राइज लेते हैं चटनी, तो किस तरह हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है। सही बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये हमें वाकई बड़ा लर्निंग हो रहा है इससे। अच्छा डियर डॉक्टर, बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप क्या एडवाइस करेंगे? लगता है सारे अच्छे सवाल यहाँ से आने शुरू हो गए, और अभी तो चाचा साथ एक पर भी बहुत सारे सवाल है मेरे पास। सुहेल असगर। जी सुहेल, देखिए बच्चों की इम्यूनिटी, अभी हमने इतना डिटेल डिस्कशन किया है कि आप होममेड चीजें दें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सबसे बड़ी चीज देखिए, वैक्सीनेशन से आपको पता है हमारे यहाँ बच्चे निमोनिया से, डायरिया से और टेटनस के प्रॉब्लम्स, ये सारे हमारे यहाँ कॉमन होते हैं। और बच्चे ट्यूबरक्लोसिस हमारे यहाँ कॉमन है। हम कोरोना से तो इतना डर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि ट्यूबरक्लोसिस से कभी किसी ने देखा है? पाकिस्तान की नेशनल डिजीज है, बिल्कुल, कितने लोग मर रहे हैं। तो हम इन सब चीजों पे अपने वैक्सीनेशन बच्चों की आप टाइम करवाएं, और वही है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। जितना वो खेलेंगे उनको भूख लगेगी। दूसरा, आप अपने बच्चों की माएँ एक फिक्र करके, वेट बढ़ रहा है, वेट नहीं बढ़ाना, हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है। मोटा बच्चा अच्छा लगता है, उस मोटे के चक्कर में उसको बिल्कुल ही मोटा कर देते हैं, फिर उसका फिर एक वक्त आता है कि उसका वजन उतारने के लिए दौड़े लगती हैं। जी, और वजन देखिए, मोटापा फिर वही आपको पता है कि आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता तो बड़े आराम से, जाता नहीं है भाई वो, और कॉम्प्लिकेशंस उसकी बहुत ज्यादा होती है पेचीदगियां। और यही है कि आप उनको फ्रेश डाइट, कोशिश करें कि फ्रेश जूसेस, वेजिटेबल्स,
जो सब्जियां अवेलेबल है, हरे पत्तों वाली सब्जियां, जिस तरह की सब्जियां काट के आप उनको दे सकते हैं, कोई फ्रूट आप उनको दे सकते हैं, कोई दिन में एक फ्रूट आप उनको दे दें। सही। ये नहीं है कि वो पूरे आप कहें कि जब एक दफा तो पूरा आपने दिन में सारा फ्रूट सैलेड दे दिया, बाकी एक हफ्ता कुछ नहीं दिया। तो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो शॉपिंग है ना उसको भी बड़ा आप डिवाइड करके करेंगे ना तो आपका देखिए असल चीज तो वही है ना, सुगड़, हमने सिंधी में एक चैप्टर पढ़ते थे ना छठी क्लास में, सुगड़ जाल। तो वो सुगड़ जाल क्या होती है? सुगड़ जाल का काम ही यही होता है कि वो थोड़े में भी बड़ी कनात पसंदी से मैनेज, और पता है मैं कहती हूँ कि वाकई बहुत मैनेज हो जाता है अगर हम मैनेज करना चाहें। ना करना चाहें तो कारून का खजाना भी कम है। अच्छा, लेकिन सायरा मैं यही बात आपको बताना चाहूंगी कि मैंने देखा है ऐसी खवातीन जिनसे मैं इंस्पायर हुई, बिल्कुल, कि वो घर में बच्चों को ब्रोस्ट, रोल सब कुछ बना के देती हैं, बैलेंस उसके साथ, और साथ सब्जियां भी बना के देती हैं, और सब्जियों को इस फॉर्म में बना के देती हैं और डांटती हैं कि खाएं। जैसे हमारी माएँ जो करती थी कि आपने खाना है तो बस आप खाएं, कैरेट एंड स्टिक चल रहा होता है ना कि बस बिल्कुल कि आपने खाना है तो खाएं, खाना है तो खाएं वरना जाए भूखे रहे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सबीन, और डॉक्टर सबीन से बातें हो रही हैं, हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनकी कुछ गेस्ट की कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट था इसलिए हम नहीं ले पा रहे थे। अब जो कॉल हमें करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर सबीन से, आप प्लीज कॉल कीजिए। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कॉल रिसीव करने की आपकी, और आपकी बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल है फॉर डॉक्टर सबीन, क्वेश्चन, इज इट सेफ फॉर हार्ट पेशेंट टू गेट वैक्सीन? ईशल फ्रॉम कराची। अच्छा जी, इशाल है या इशल है, कराची से। इशाल, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। अच्छा, तो बिल्कुल सेफ है। देखें, वैक्सीन सेफ है, और आप ये बात देखें, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम जिनको ज्यादा बीमार है ना, हम उनको नहीं लगवा रहे वैक्सीन। सही। जबकि आपको पता है वो ज्यादा रिस्क पे है, उनकी इम्यूनिटी कम है, बिल्कुल, जो क्रॉनिक इलनेस में है, तो उनकी तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सेफ है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बिल्कुल करवाएं अपनी वैक्सीन। अच्छा, मुझे लग रहा है कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है, डज वैक्सीन कंटेन एंटीबायोटिक्स? अब्दुल्ला फ्रॉम गुलशन इकबाल, गुलशन कराची। जी, गुलशन के बाद इकबाल आता है। हाँ। जी जी बोले। हाँ जी, जी अब्दुल्ला, क्या पूछा है इन्होंने कि वैक्सीन कंटेन एंटीबायोटिक्स। अच्छा देखिए, वैक्सीन एंटीबायोटिक कंटेन नहीं करती है, ठीक है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट एंटीबायोटिक नहीं है, बल्कि हमारे पास तो लाइव वैक्सीन नहीं है। हमने उनको एंटीबायोटिक क्या होती है ये समझे कि अगर किसी को जरासीम हो गई, किसी को डिजीज हो गई है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सही। लेकिन वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंशन के लिए आप यूज करते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सही। जो आप ये समझे कि हमारे पास एक फौज है प्रोटेक्शन के लिए, तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमें जब कोई डिजीज अटैक करे, सही, तो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत हमारे अंदर हो। ठीक है, तो हमारे अंदर ये चीज है। तो एंटीबायोटिक एक अलग चीज है और वैक्सीन है वो अलग चीज। तीसरा सवाल है जिन्होंने नाम है, डज वैक्सीन कंटेन्स एंटीबायोटिक? ये वही सवाल है और दो अलग लोगों ने किया, या शायद उसमें नाम नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला, आपको सवाल का अपने जवाब मिल गया होगा। हम अपने सवालों की तरफ तो आ ही नहीं पा रहे क्योंकि आगे और बहुत सारे सवाल मेरे पास मौजूद हैं और कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो कॉल पिक नहीं हो पा रही। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप क्वेश्चंस भेज दीजिए। डियर डॉक्टर, बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? सोहेल असगर, ये तो हमने बात कर ली। डियर डॉक्टर सबीन मोहिउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में औरतें मर्दों के शाना बशाना कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर रही हैं, ऑफिस के बाद घर की भी ड्यूटीज सर अंजाम देती हैं। ना तो उनको प्रॉपर रेस्ट मिलता है और ना ही वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाती हैं। ऐसी लेडीज को आप क्या एडवाइस करेंगे? वो कौन है? मारूफ शेख। बड़ी मैं एम्पैथी फील कर रही हूँ। कोई तो है, ये तो मेरा वाला, हमारा दुख समझने वाला। ये तो मेरा थैंक यू मारूफ। पता नहीं मेल है फीमेल है, हमें रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। आपका सवाल वही है जो मेरा सवाल होना चाहिए था। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल आ रही है कोई? अस्सलाम वालेकुम।
नहीं, मेरा ख्याल है टेक्निकल आप ना कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर साहिबा। जी मारुख बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हम शाना बशाना काम कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि शायद हम मर्दों से आगे घरेलू जिम्मेदारियां जो है कम से कम उनसे आगे हम निभा रहे होते हैं, और वाकई हमें रेस्ट नहीं मिल रहा होता। हम अपनी, क्योंकि हम खुद भी ना अपने मामले में अभी उतने कॉन्शियस हो तो गए हैं किसी हद तक, लेकिन इतने नहीं है जितना हमें होना चाहिए। सही ये है कि हम अपनी डाइट का ख्याल करें, हाँ जी। हम एक्सरसाइज करें, हमने अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे होते। बिल्कुल। अपनी डाइट के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, अपनी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। तो बिल्कुल हमें चाहिए कि एक तो हम बीइंग अ फीमेल वैसे भी हमें ज़रूरत है, हम प्रेगनेंसी हमारे हो रही होती है और हमें बहुत सारी चीज़ें घर को देखना होता है, एक माँ है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें सबसे पहले तो, इसके अलावा कुछ ज़रूर एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ऐड करें, अपने लिए कुछ टाइम निकालें रिलैक्सेशन के लिए, रीडिंग के लिए, कुछ भी जो आपकी एक्टिविटी हो जिससे आप थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन फील करें, और ताकि आप बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात वही आ जाती है कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि ख़वातीन जब किसी को सपोर्ट करें या किसी के लिए काम करती हैं, स्पेशली अपने बच्चों, अपने घर वालों के लिए, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जहाज में जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो मास्क गिरता है आपके पास, तो कहा जाता है पहले अपना मास्क लगाएं, बाद में दूसरों को लगाएं। पता चला आप सबको लगा रहे हैं, आप ही खुद जो है इसका शिकार हो जाएं। तो आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। आप सेहतमंद होंगे तो दूसरे लोग सेहतमंद होंगे, तो एक फीमेल का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर, और आपके क्वेश्चंस को भी शामिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हम लॉग्स कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर सबीन, इज वैक्सीनेशन इज सेफ इन प्रेगनेंसी? महरीन खान फ्रॉम कराची। अच्छा जी महरीन, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में, जो हमारे यहाँ दस्तयाब है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और वो वीक्स आपको बताएंगे, और आप प्रेगनेंसी में वैक्सीन कराएं, सेफ है वैक्सीन। अच्छा, बिल्कुल वैक्सीन कराएं, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है। और दूसरी बात है ना, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, आपका बेबी भी वैक्सीनेटेड हो जाएगा। और आप जब, क्योंकि आपको एक्सपोजर हो रहा होगा ना, हॉस्पिटल आप जा रहे हैं, आपको एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। सही। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन, अगर प्रेगनेंसी है तो वैक्सीन कराएं, और बिल्कुल सेफ है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको वीक्स का बताएं और वैक्सीनेशन कि कौन सी वैक्सीनेशंस हैं जो सेफ हैं और वीक्स। अस्सलाम वालेकुम, कोई कॉल पर है हमारे साथ? जी, मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ गार्डन से, कराची से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यहाँ हमने बात की कि पेशेंट ऑफ, अगर कोई हार्ट पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या खुदा न खास्ता बेड रिटेन पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए भी वैक्सीन आप कहती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल बड़ा लो होता है, तो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए कि वो वैक्सीनेशन लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ गार्डन से। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो लड़कियाँ प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मिसेस अली बात कर रही हूँ गार्डन से। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो लड़कियां प्रेगनेंसी हो जाती है और डॉक्टरों ने कहते हैं शुगर हो गई है इनको, तो बेबी शुगर, तो वो वैक्सीनेशन वो करवा सकती हैं? वैक्सीनेशन भी एक तो ये सवाल है, दूसरा वो इंसुलिन ले सकती हैं या नहीं ले सकती, इसके बारे में बता दीजिएगा। दूसरा सवाल जरा बताइए। एक तो ये कि शुगर की आपने पूछा है कि डायबिटिक जो हो जाती हैं। जी जी, और दूसरी टाइप 3 डायबिटिक की बात कर रही हैं। मैंने ये दूसरा सवाल ये पूछा है कि क्या वो वैक्सीन जो आजकल हमारी हो रही है कोविड-19 की, वो करवा सकती हैं कि नहीं? थोड़ी सी आपकी आवाज़ गई है, मुझे बताएंगे? मैं कह रही हूँ, पहला सवाल मेरा है कि बेबी शुगर हो जाती है लड़कियों को, तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या वो कोविड-19 के वैक्सीनेशन करवा सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर? जी, अनफॉर्चुनेटली अभी इसी पे बात हो रही थी कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो करवा सकते हैं आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और दूसरा पहला सवाल ये है कि वही डायबिटिक, टाइप 3 डायबिटिक की, ठीक है, वो है ना गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है। अच्छा देखिए, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज तो पता है, टाइप 3 डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज पे तो हमारा बहुत डिटेल जो है वो डिस्कशन हुआ है। हाँ,
ठीक है, डिटेल डिस्कशन आपने अगर नहीं सुना तो यही है कि देखिए, हम जो यंग लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, जब वो शादी होती है उनकी अगर ओवरवेट है या इनहेरिटेंस चल रहा है, तो ये इसके अलावा भी ये है कि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपको डायबिटीज़ हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आप अपना टेस्ट लाजमी डॉक्टर नॉर्मल रूटीन में रिकमेंड करते हैं कि टेस्ट करवाएं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। HbA1c टेस्ट होता है जो आपको 2-3 महीने का लेवल बता देता है शुगर का, और वो अगर 6+ है तो जाहिर है वो आपके डॉक्टर्स उस तरह आपको बताएंगे कि क्या ट्रीटमेंट है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी होने की ये वजह है कि उससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चा का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, सही। और एब्डोमिनलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ में डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। कभी तो इस लेवल पे आपको मेडिसिन के अलावा इंसुलिन पे भी ले जाते हैं, डॉक्टर्स के इंसुलिन आपको लगानी पड़ती है। तो उसके लिए लोगों को ये होता है कि एक फेयर कि हम इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इंसुलिन फिर आपके लिए ज़रूरी होती है, हर चीज़ की एक डोज होती है, ताकि वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके और आप प्रेगनेंसी की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में ना जा सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, यहाँ हमने हमारा वो टॉपिक अभी भी अधूरा है और माशाल्लाह से 1.5 घंटा गुजरने वाला है, हम अभी तक बात नहीं की है कि मदर की तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, अक्सर ये हो जाता है। अच्छा, सिर्फ ये खतरा ये है, थोड़ा इसमें मैं शामिल कर दूँ और इसको यकीनन आप भी इंडोज करेंगी, कि जब ये डायबिटिक हो जाती हैं, चाहे वो आपके टाइप 3 डायबिटिक जिसको कहा जाता है, गेस्टेशनल डायबिटिक हो जाती हैं, या फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर दी, ये फिर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर प्रेगनेंसी आपके जब रूटीन लाइफ में वापस आते हो तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप फिर परमानेंटली डायबिटिक लेवल पे जा सकते हैं। देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर आपको पहली प्रेगनेंसी में है तो चांस तो ये होता है कि वो सेकंड प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। जब दोबारा प्रेगनेंसी हो तो प्लीज आप उसको जो है मॉनिटर करें। दूसरी चीज है कि आप मॉनिटरिंग 6 वीक्स तक से करना, आपको जब डिलीवरी हो जाए तो आफ्टर डिलीवरी 6 वीक टू 6 मंथ आप उसको मॉनिटर करना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। 6 मंथ से डिलीवरी के बाद तो बहुत सारे खाने खिलाए जाते हैं जिसमें बहुत सारा गुड़, चीनी और घी होता है, क्योंकि उनका ये होता है, शायद लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि बस अब डिलीवर हो गए तो बेबी के साथ डायबिटीज भी चली गई। हाँ। तो इस तरह नहीं होगा, तो मॉनिटर आप जरूर उसको मॉनिटर करें। ऑल दो कि ये होता है कि 6 वीक, बल्कि इसमें मैं तो कहती हूँ कि लाइफ टाइम आपको अपनी केयर पे रखना पड़ेगा। आप एक तरह से आपके लिए अलार्मिंग है, लेकिन इतना नहीं डरना चाहिए। नहीं, मतलब आप कॉन्शियस तो रहे ना, ऐसा बिल्कुल फॉरगेट करके सब कुछ भूल जाए। कॉन्शियस बिल्कुल रहे, लेकिन ये बात जहन में रखें कि 6 वीक्स तक आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, वापस अपने लेवल पर आ जाती है आपकी शुगर, जो हाई हुई भी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये चीज जिस किस्म के स्ट्रेस से हम लोग रह रहे हैं अभी, जो हमारे माशरे में स्ट्रेस आ रहे हैं, उसमें तो हम देखते हैं कि ना अच्छे खासे बंदे को भी डायबिटिक लेवल उनके भी तो आ ही रही होती है। तो फिर आपके 100% चांस हो जाते हैं कि आपको एक दफा पहले हो भी चुकी है, आपके लेवल्स अप एंड डाउन हुए भी हैं। तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेस ऐसा आया या लाइफ का कोई उतार चढ़ाव आया, तो आपको इस मामले में सबसे पहले आपका दिमाग वहीं जाना चाहिए कि आप अपने शुगर लेवल्स को मैनेज करें या उसको देखें। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज ऐसी डिजीज है जो ये नहीं कह सकते कि हम खत्म हो जाएगी ना, ये सिंड्रोम है ना, ये तो आपको जो है मैनेज करना है ये, और बस क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अपनी मैनेज करें तो डायबिटिक के साथ भी बहुत लॉन्ग और अच्छी लाइफ मैनेज। बिल्कुल, मैंने बहुत डॉक्टर सायरा ऐसे लोग देखे जो बहुत अच्छा अपने को मैनेज करते हैं, अपनी शुगर को मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और डाइट में वो सब चीजें मीठा भी ले रहे होते हैं, यानी फ्रक्टोज और शुगर की टाइप चेंज कर लेते हैं। और उसके लिए, और वो ले मैंने जरूरी नहीं है उसके लिए कि डॉक्टर हो। आजकल जिस तरह का हम मीडिया, अगर वाकई हम अपने मीडिया को, सोशल मीडिया या अपने जो हमें फैसिलिटी मिली हुई है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सही इस्तेमाल करें तो हम खुद अपने लिए डाइट चार्ट चेक कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली हम वो चीजें कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, और इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हैं। अब आते हैं हम थोड़ा बच्चों की तरफ, थोड़ा सी बात हम बच्चों पे करेंगे, इसके बाद हम आपको वही वाला ट्रैक सुनाएंगे जो अबरारुल हक का माँ वाला ट्रैक आपका रह गया था मुझे, क्योंकि वो टाइम थोड़ा अप था और फिर न्यूज़ का टाइम था। और इसके बाद जो 2 आंखें मुझे बाहर शीशे में से घूर रही हैं ना बार बार, तो 12:30 पे वो अंदर आएंगी और आपको स्पोर्ट्स की अपडेट देंगे हमारी आयशा फारूक, जो हमारे साथ अब मुसल्लत कर दी गई हैं हमारे सरों पे। लेकिन यकीन जाने बड़ी कोऑपरेटिव है सभी, आप देख रही है ना कितना भाग भाग के, एक तो ऐसे ही दुबली पत्ती है, कहीं गायब ना हो जाए बस ये लड़की, इसलिए फिक्र रहती है इसकी। तो आपको वो भी बताएंगे, हम स्पोर्ट्स की अपडेट्स भी देंगे डेफिनेटली। लेकिन इस वक्त जो है हम बच्चों की बीमारियों पे बात करेंगे कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी
वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं सबसे ज्यादा जो बच्चे सफर करते हैं? बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी। ठीक है, देखिए, एक अगर मदर वैक्सीनेटेड नहीं होंगी, ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो प्लेसेंटा जो है ओवल नाल को क्रॉस करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वो बच्चों में डेवलप होती है। दूसरा, माल नरिशमेंट, यानी आपने न्यूट्रिशन सही नहीं लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। सही। और लो बर्थ वेट के अलावा कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज भी होती हैं, ठीक है ना, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपने आयरन सही नहीं लिया हुआ, आयरन डेफिशिएंसी से बहुत होता है। कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और पहले हम जैसे थैलेसीमिया डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल। हेपेटाइटिस डिस्कस करते हैं कि हेपेटाइटिस ब्लड बॉर्न डिजीज है, लेकिन अगर मदर हेपेटाइटिस बी रिएक्टिव है तो वो फिर उसको बेबी को इंजेक्शन जो एंजेलिक्स बी लगता है इंजेक्शन, अमूमन हम नहीं लगवाते। सही। अच्छा, अमूमन सवालात करते हैं, भाई हम बेबी को क्यों लगवाएं, हम नहीं लगवाना चाहते 24 आवर्स के अंदर। सही। तो आप जो है ये अगर हम ये केयर करें। दूसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज पे हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई, तो बच्चे जब डिलीवर होते हैं बेबी, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, बिल्कुल, या उनका शुगर लेवल डाउन होता है, तो उसको भी मॉनिटर करने की बहुत जरूरत होती है। अच्छा। सिजेरियन जो बेबी है या प्री टर्म बेबी है, उनके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आजकल जैसे हम फीमेल्स का क्या है कि हम कहते हैं सिजेरियन पे हम चले जाएं, खुद जो विलिंगनेस बड़े वो पेन नहीं उठाना होता ना, बिल्कुल, जो हम पेन नहीं उठाना चाहते। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों के लंग उस तरह मैच्योर नहीं होते हैं, सही। फिर आगे चल के उनको कोई इन्फेक्शन होता है। नमूनिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अगर मदर फीड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम मदर फीड नहीं कर रहे होते बच्चों को, मदर फीड नहीं करवा रही होती है मदर, कि भाई हमें मदर फीड पे रखेंगे तो हमारे लिए एक हैक्टिक होगा। तो उसके बाद जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बार बार बहुत बीमार होते हैं। बिल्कुल। प्लस फीडर जो हम यूज करते हैं उसकी स्टरलाइजेशन उस तरह नहीं होती, उसके बाद हम बहुत बीमार होते हैं। बिल्कुल। BCG वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इस पे भी काफ़ी डिस्कशन होता रहता है। इसके अलावा टेटनस, आपको पता है, उसके बाद जब ग्रोइंग एज में होते हैं, जिस तरह वैक्सीनेशंस बढ़ती जा रही होती हैं, तो वो अगर हम अपने बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी है। प्लस ये कि बच्चों का एक रूटीन चेकअप होता है जो आपके बच्चों की डॉक्टर के पास स्पेशली ले जाएं आप। पीड्स के जो डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको लाजमी, उससे ही होता है कि जैसे बच्चे डिलीवर होते हैं 1 मंथ के बाद, क्या उनका हम तो 1 मंथ बाद जाते ही नहीं है ना, फिर तो हम कहते हैं बच्चे बीमार होंगे तो हम जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो 1 मंथ बाद क्या वेट कितना गेन हुआ उस बेबी का, और कितना ग्रेजुअल उसकी एज के लिहाज से, हाइट के लिहाज से गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको जरूर उनको विजिट करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। होता यह है कि जब हम इस तरह मॉनिटर नहीं करते और ऐसे ही छोड़ के रखते हैं ना, तो फिर होता ही कि 15-16 साल की एज में हमें एहसास होता है कि इसकी हाइट कम है, फिर हम उस वक्त आ रहे होते हैं डॉक्टर्स के पास कि भाई अब इसकी हाइट बढ़ जाए। अगर ये चीज़ें शुरू से उनको एक प्रॉपर रूटीन ऑफ लाइफ में लेके चले, इसीलिए कहते हैं कि एक समझदार और पढ़ी लिखी माँ जो होती है और एक मैच्योर माँ जो होती है, वो यकीनन जो है बेहतर तरीके से काम कर सकती है एज कम्पेयर टू अंडर एज या यंग बिल्कुल लड़कियां जो 16, 17, 18 साल में शादी कर दी जाती है, जिनको खुद अपनी अभी समझ नहीं होती पूरी, तो वो शायद वो बेहतर परवरिश भी नहीं कर पाती और उसमें फिर नेग्लिजेंस भी होती है। बिल्कुल। बल्कि हमारे यहाँ का ये अलमिया है कि जो एज हमारे यहाँ बताई गई है उस के 18 से कम ना हो और 35 से ज्यादा ना हो, तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता है ज्यादा डिलीवरीज इन्हीं एजेस में होती है। अमूमन 18 से कम होते हैं, जो दही इलाके होते हैं वहाँ पे। और जो मैंने तो देखा है शहर में भी लोग सिर्फ इसलिए कि दबा के रखने के चक्कर में छोटी से छोटी लड़की तलाश करते हैं ताकि वो हमारे जो है ना काबू में रहे। एक ये भी तो परसेप्शन है ना कि पढ़ लिख लेगी तो सोशल जो है इश्यूज हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से हमें इनसे बाहर निकलना, या फिर हम इतने, या मैं आपको एक रुख ये भी दिखाऊं कि औरत सिर्फ मजलूम नहीं है। हाँ जी, ये भी एक रुख है तस्वीर का कि हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं लड़कियां, तो कहती हैं बस हमें अभी नहीं शादी करनी पेरेंट्स को, और वो एक एज जो शादी की रिप्रोडक्टिव एज होती है वो भी निकाल देती है। फिर ये नहीं सोचती कि उसके बाद भी हमें जब प्रेगनेंसी होगी तो हमारे साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही होंगी। तो ये भी एक हमारे यहाँ काल में है। इस साथ यहाँ पर आ गई हैं स्पोर्ट्स की अपडेट लेके डॉक्टर आयशा फारूक। डॉक्टर आयशा नहीं आयशा फारूक साहिबा जी। ये आप क्योंकि सुबह से डॉक्टर कह रही हैं, हाँ तो ये गर्दान लग गई मेरी। इंशाल्लाह आप स्पोर्ट्स की डॉक्टर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जनाब, पहली न्यूज़ सबसे पहले लिस्टर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं चाहती हूँ आपसे भी एक सवाल पूछूंगी
पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो है शाहिद आफरीदी के फैंस के लिए, क्योंकि उन्होंने कल ऐलान किया है कि हो सकता है ये अगला PSL जो है वो उनका आखिरी PSL। अरे क्यों भाई? और वो ख्वाहिशमंद है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करें, क्योंकि अब तक हमने लेकिन क्या इसके बाद इनका प्लान क्या है? इनका प्लान जहाँ तक मुझे लगता है वो एज अ सोशल वर्कर काम करने का है या पॉलिटिक्स में आने का इनका ओए होए, आ रहा है। यानी अब स्पोर्ट्स वाले सारे हमारे पॉलिटिशियंस बनेंगे। तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। चले अल्लाह करे कोई अच्छा सा छक्का लग जाए। उन्होंने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करें, क्योंकि वो अब तक की PSL की जितनी भी टीम्स हैं सबके साथ वो खेल चुके हैं। तो लास्ट जो है वो चाहते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करें। इनके आने की वजह से सरफराज अहमद की कप्तानी जो है खतरे में पड़ सकती है, तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्यों? कप्तानी से इसका क्या फर्क पड़ेगा? ओह अच्छा, लीड करना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछले जितने भी PSLs हैं उनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज को ही अपना कप्तान रखा है। ओके, हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा चेंज की तरफ, कोई बात नहीं, फिर दूसरे सूबे सरफराज की तरफ देख सकते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज को छोड़ेगी नहीं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। चलें देखते हैं कि आपकी बात में कितना दम है। ऐसा भी है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें टेबल पे पाकिस्तान आ गई है पहले नंबर पे, माशाल्लाह। चलो कहीं तो आई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे। ये तो ज्यादा खुशी की बात है। खुशी की बात जो है वो यही बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये अच्छी न्यूज़। बस अल्लाह ताला हमेशा पहले नंबर पे और हर जगह रखे, बुरी चीजों के अलावा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है उसमें बहुत ही बुरी शिकस्त हुई है इंडिया को इंग्लैंड के हाथों। जी, मैं परसों सुन रही थी न्यूज़ में। और पाकिस्तान ने एक से सीरीज जो है वो बराबर की है, तो इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान आ गई है। चलें लड़कों, गियर अप और इस पोजीशन को बरकरार ये ना हो कि बहुत ज्यादा हवाओं में। हाँ नहीं, ये होता है हमारे साथ। हम इतनी बोंगियां छोड़ना शुरू कर देते हैं, अब यू प्लानिंग और फिर सारे महल जो है मिसमार हो जाते हैं। खत्म हो जाता है। रमीज राजा जो है वो 13 सितंबर से कह रहे हैं कि PCB चेयरमैन जो है वो 100% बन चुके हैं, तो उन्होंने भी कुछ चेंजिंग्स का फैसला किया। और सबसे पहले जो नौकरी खतरे में पड़ी है वो हेड कोच की पड़ी है मिसबाह उल हक साहब की, क्योंकि उनको सिलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है। सिलेक्शंस जो हैं वो मेरिट पे नहीं हो रही हैं। ये तो हमें भी नजर आ रहा है। हाँ, और जब मोहम्मद वसीम साहब एज अ चीफ सिलेक्टर आए थे तो उनको लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहा जाता था कि वो सबकी परफॉर्मेंसेस पूरी ऑडियंस को दिखा के और फिर सिलेक्शन कर रहे थे। लेकिन उनके दौर में भी हमें सिलेक्शन जो है वो उस पाए की नहीं, मयार नहीं था, जिस पाए की होनी चाहिए थी। अभी सीरीज शुरू होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, होम सीरीज है पाकिस्तान की अगले जो है सितंबर, यानी कि कल से सितंबर स्टार्ट सही। इसीलिए कहा 6 या 7 सितंबर को पाकिस्तानी टीम जो है वो अनाउंस हो जाएगी। मुतवक्के खबर है ये कि 6 या 7 को अनाउंस हो जाएगी। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 8 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। चलें क्रिकेट लवर्स एक्टिव हो जाएं भाई। और एक न्यूजीलैंड की टीम के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनको अपनी फैमिली साथ आने की इजाज़त मिल गई है। अच्छा, चलें, ये तो टूरिज्म को प्रमोट मिलेगा ना हमारे बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग कोविड जो था वो फैमिलीज को साथ रखने की अलाउ नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है वो इजाज़त दे दी है। ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे ये लोग 10 सितंबर से और मैचेस का आगाज हो जाएगा जनाब 17 सितंबर से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वन डे 3 अब ये बताएं कि किस दिन कराची में रास्ते बंद होंगे? और उस दिन मंगल नहीं होना चाहिए। कराची में भी मैच है। ओह शुक्र, इसलिए कि जब रास्ता बंद होता है ना तो मैं सबसे पहले फंसती हूँ और मेरा शो होता है और मुझे पहुँचना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कदाफी स्टेडियम लाहौर और पिंडी के स्टेडियम में जो है वो मैचेस हैं। 17, 19 और 21 को 3 वनडेज हैं, ये हैं पिंडी स्टेडियम में। और यहाँ पर 25% जो है पब्लिक उसको भी इजाजत मिल गई है स्टेडियम में जाने की। ओह वेरी गुड। चलें तो फिर स्टे ट्यून FM 101 आप उसको भी ऑन कीजिए और हम आप अपडेट देते रहेंगे। जिंदगी रही हमारी आपकी तो बातें भी होती रहेंगी और आयशा फारूक तो हैं ही अपडेट देने के लिए, वो तो बैठी रहेंगी और आपको क्रिकेट की अपडेट्स देती रहेंगी और हमें टेक्निकल सपोर्ट देती रहेंगी। थैंक यू आयशा। कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब हम कॉल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब बेफिक्र होकर कॉल करें, मैं बिल्कुल सारी कॉल्स लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मुझे ये सवाल पूछना था कि हेलो डॉक्टर साहब से कि बी जी अस्सलाम वालेकुम। हेपेटाइटिस लग सकता है? अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आवाज आ रही है आपको मैम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैम मुझे डॉक्टर साहबा से एक क्वेश्चन पूछना था कि हेपेटाइटिस जो होता है बी एंड सी, वो लगने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ओके, हेपेटाइटिस बी एंड सी लगने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सर अपना नाम बताइए। हसन बात कर रहा हूँ मैं कराची से। सॉरी, हसन बात कर रहा हूँ मैम। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर सबीर, हेपेटाइटिस बी और सी लगने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? अच्छा, हेपेटाइटिस सी और बी बिल्कुल हमारे यहाँ कॉमन है, और ये जो ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है, ज़्यादातर क्या है, इसका जो बेसिक वो है वो ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, ब्लड के ज़रिए थ्रू लगता है। ठीक है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हम किसी हेपेटाइटिस के मरीज़ के साथ खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, ग्लास में कपड़े इस्तेमाल कर लेंगे, तो इस तरह नहीं लगता। सिक्रीशन से, सेक्सुअल एक्टिविटी और ब्लड ट्रांसमिशन से लगता है। ठीक है, अगर ब्लड डोनेट किया है, इसलिए स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है हेपेटाइटिस बी और सी की। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमनली स्प्रेड हो रहा है हेपेटाइटिस बी और सी। सी की तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल एंटीबॉडी करवाते हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बी की जो है वैक्सीन अवेलेबल है हमारे यहाँ बी, तो कोशिश करें कि बी की वैक्सीन करवाएं और ब्लड डोनेट करें, या ब्लड आपको लग रहा हो, स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए। कहीं कट लग जाए या इस तरह का हो कि जिससे आपकी ये खदशा हो कि जो इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली देखें हेपेटाइटिस बी सी जो है ना, वो ज़्यादातर मेडिकल से जो रिलेटेड लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। सही, ठीक है, जो सर्जरीज कर रहे हैं डॉक्टर्स, या जो रूटीन ओपीडी में स्टिचेस लगा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रिक ना हो जाए। और इसके अलावा जो यूज सिरिंजेस है ओपीडी, इसमें जो हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, एक अलमिया है कि हमारे यहाँ भी ये भी एक मसला है कि यूज सिरिंजेस अगर रीयूज ना हो, ठीक, ये मेक श्योर करें। बिल्कुल, हाँ, ये इसीलिए जब भी आप सिरिंज जाया करें, उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करें, तोड़ के फेंकें, ताकि जो लोग इसको एडिक्शन वाले होते हैं वो उसे उठाते हैं, कचरे से उठाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, और फिर वो जो एक नई बीमारी आपके लिए। वालों जो हमारा ईपीआई का प्रोग्राम है, उनको मैं प्रेज करना चाहूंगी। उनके ऐसे सेफ्टी बॉक्सेस हैं उन्होंने हॉस्पिटल में दिए हुए, जो वन हैंड टेक्निक उनका स्टाफ यूज करता है। बिल्कुल, फौरन वो डिस्कार्ड हो जाती है। बिल्कुल डिस्कार्ड होते हैं, और उसको बरीड करना, बर्न कर दें, बरीड कर दें, जो तरीकेकार है, ताकि जब आपकी नीडल और नोजल टूट जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो सिरिंज वाकई किसी काम का नहीं रहता। लेकिन फिर भी अच्छी बात यही है कि आप उसको प्रॉपर, मतलब प्रिवेंशन का, आपको खुद को ना लग जाए, इसलिए वन हैंड टेक्निक। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब बच्चों की बीमारियों पे हम आते हैं कि जब बच्चा न्यूली बॉर्न से जो है थोड़ा ग्रोन अप होता है, और फिर वो 4 महीने में जब उसके खाने पीने की एक्टिविटीज बढ़ती हैं, ब्रेस्ट मिल्क या टॉप मिल्क के अलावा, दूध के अलावा खाने पीने की चीजें, यानी कि सॉफ्ट डाइट्स वगैरह हम देते हैं, उस दौर में हम देखते हैं कि बच्चे के दांत की एक्टिविटी शुरू होती है, और उसमें हमने रोटा वायरस और डायरिया और ये चीजें हम बहुत देखते हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी जी, देखिए वीनिंग की बात आप कर रहे हैं, जब 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए ना, आप बच्चे को ऊपर से पानी भी ना दें। ठीक है, सही, तो पानी भी ना दें, कुछ भी चीज उसको ना दें। अगर बच्चा बहुत कमजोर है तो आप अपने डॉक्टर की मशवरे से 6 महीने से पहले 4 महीने के बाद उसको कुछ चीजें स्टार्ट करा सकते हैं। सही, ठीक है, उसको हम जो जब डाइट पे लाते हैं उसे तो वीनिंग कहलाता है। सही, उसमें आप उसको एक फूड ही स्टार्ट करवाएं। जैसे कि अगर आपने उसको कोई एक दलिया स्टार्ट कराया है, सही, तो अगर आपने कोई सीरियल या दलिया स्टार्ट कराया है तो 1 से 2 हफ्ते आप उसे वही इस्तेमाल कराएं, ना कि आप अपने बच्चे को, जैसे ही हम वीडिंग जब स्टार्ट होती है तो माएँ क्या करती हैं कि सुबह में दलिया दे रही हैं, शाम को आलू दे रही हूँ, दोपहर में केला दे रही है, रात में बिस्किट दे रही है, अंडा दे रही है, यानी सारी डाइट आपने एक साथ स्टार्ट नहीं करानी। ठीक है, ताकि आपके बच्चे को अगर खुदा ना खास्ता कोई फूड एलर्जी होनी है, कोई चीज भी रिएक्शन है, तो आपको नहीं पता चल सकेगा। सही, बिल्कुल तो सही। आपने वीनिंग, और अगर उससे कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही तो भी आप नहीं देख सकेंगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे उसके प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आपने 1 से 2 हफ्ते सिंगल एक डाइट पे रखें, उसके बाद आप उसकी डाइट्स फिर ग्रेजुअली आप उसमें ऐड ऑन करते जाएं चीजें। कि जैसे आपने दलिया स्टार्ट कराया तो चलें अब आलू स्टार्ट करवा दें, अगर आलू के अलावा और जो चीजें हम घर में बना के स्टार्ट कराना, खिचड़ी है बिल्कुल, तो इस तरह ऐड ऑन करना चाहिए। और यही होता है कि आपको पता है स्टरलाइजेशन का इश्यू होता है, हाथ साफ ना हो हमारे, या खाना सही तरह पका हुआ ना हो, जरासीम जिस तरह के होते हैं, डायरिया बच्चों में, या हम फीडर में भी बच्चों को क्या करते हैं, माई सीरियल्स अमूमन फीडर में डाल के दे देती हैं बच्चों को। सही, कि भाई अब ये 4, 5, 6 मंथ के भी है तो वो फीडर पे चला रहे होते हैं, जबकि हम स्पून फीडिंग
वैसे तो स्पून फीडिंग होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छा, जरूरी अगर है। माएँ अपने हाथ अच्छी तरह साफ करके वो उंगली से नाखून वाखून काटती, तो आपको पता है वो जो हाजमा बच्चे का होता है ना, उन बच्चों का सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल, पर्सनल हाइजीन तो वैसे भी आपको पता है नहीं, ना कि वो अगर जो डायरिया उंगली और से आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने एक हार्मोन सिक्रेट किया है। आप जब खाना भी खाते हैं, हमें भी यही हुक्म है कि आप हाथ से खाएं। बिल्कुल। तो वो जो आपके हार्मोन्स उसमें से वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर भी जाता है ना, तो उसकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और हम ये फील भी करते हैं कि जब हम अपने हाथ से बिरयानी वगैरह खा रहे हैं उसका टेस्ट ही अलग तो उसका टेस्ट एक अलग होता है। लेकिन प्लीज खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन हाथ धोएं अपने और हाइजीन का ख्याल रखें, और जो भी चीज़ उनको दे रहे हैं वो धुली भी हो, साफ सुथरी हो, अगर कुक्ड है तो सही कुक्ड हो के बच्चों की डाइजेशन में अफेक्ट ना हो। और अक्सर ऐसा होता है कॉलिक। अच्छा हाँ, एक सवाल भी मेरे पास आया है, ये सदफ पूछ रही है कि मेरी बेटी पैदा हुई और अब से लेके तकरीबन ये 5th मंथ में आ गई है, इसका कॉलिक खत्म नहीं होता, बेसिक कॉलिक की वजह क्या है? अच्छा, जो ज्यादातर कॉलिक की पेन जो है वो उन बच्चों को होता है जो मदर टॉप फीड पर होते हैं। अच्छा, नहीं वो ब्रेस्ट फीड है। अच्छा, ब्रेस्ट फीड है तो आप उनका ये देखें कि आप कुछ और उनको चीज़ें तो नहीं दे रहे, फीडिंग प्रॉपर हो रही है उनकी, पानी वगैरह ऐड ऑन तो नहीं कर रहे हैं आप उनको। अगर कोई चीज़ 5 मंथ पे अगर पानी आपने देना शुरू कर दिया है तो क्या बॉयल हुआ दे रहे हैं आप? सही। तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें ताकि जो है बच्चे बिल्कुल सेहतमंद रह सके। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो पानी आप कह रही हैं बॉयल किया हुआ, तो क्या ये आजकल जो हम मिनरल वाटर पी रहे होते हैं बॉटल से, वो तो पूरा हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्या बच्चों को उसको भी बॉयल करके देना चाहिए? वैसे बच्चों को उसको नीम गरम बॉयल करके, नीम गरम बॉयल करें और इसके बाद जो ठंडा करके नीम गरम फॉर्म में उस तरह देना चाहिए। अच्छा, ज्यादा ये रिकमेंडेशन है, लेकिन ये ना समझे कि स्टरलाइज है, मतलब मिनरल है तो हम उसको बॉयल ना करें। बॉइलिंग से ही जो है वो जरासीम ज्यादा अच्छा खात्मा होता है। तीसरी बात ये है कि नॉर्मली बच्चे की पैदाइशी कॉलिक का प्रॉब्लम होता है, यानी पैदाइश के फौरन बाद से हम देखते हैं कि वो उनको तो कोई टॉप फीड भी नहीं दी गई, ना पानी दिया गया, ना सिवाय ब्रेस्ट मिल्क के, तो इसके बावजूद वो कॉलिक होता है और एक कभी कभी 1 साल तक खिंचता है और उसके बाद ग्रेजुअली डिसअपेयर होता है। उसकी क्या बेसिक रीजन क्या है? बच्चों को होता है इस तरह का कॉलिक की पेन्स रह सकते हैं बच्चों को। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि एक लॉन्ग टर्म लेबर होता है, तो क्या उसका भी इफेक्ट्स होते हैं? ओके, लॉन्ग टर्म लेबर के देखिए, मदर अब तो वो डिलीवर हो गया, जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के एनॉमलीज अगर कोई रह गई हैं, उसके अलावा कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है जो बच्चों पे रह जाएगा। और वो उसकी कंप्लेन करते रहेंगे कि बाद में जी डायरिया होता रहेगा उसको, क्योंकि मदर को अब हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपने जो फीडर, हम मदर जो है अगर ये चीज खाएंगी तो बच्चों को डायरिया हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ मुझे ये चीज समझ में जो आती है ना, वो ये आती है कि सारी माएँ कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कहती हूँ जो खुराक आपने खाई ना ब्रेस्ट फीड के थ्रू, वो जा रही है बच्चे को। यकीनन आपने कोई ऐसी चीज ली है जिसकी वजह से कॉलिक डेवलप हो रहा है उसको। इज इट पॉसिबल ना? माएँ बहुत हेवी डाइट लेती हैं आफ्टर डिलीवरी, बहुत हैवी रिच खाना होता है, घी तेल से भरपूर और पता नहीं क्या क्या, कि भाई एनर्जी आए उनको, जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ खिलाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें भी तो ब्रेस्ट फीड के थ्रू ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत इफेक्ट्स तो जा ही रहे होते हैं ना बच्चे को। तो आप अपनी डाइट भी तो स्मूथ रखें। आपके अपने पेट में दर्द होता, आपके पेट में दर्द होगा तो डेफिनेटली वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। जाहिर है आपको अगर रह रही है और आप वो डाइट उस तरह की नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो वो तो आपको खुद को आपको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, तो उसमें फिर बच्चे भी सफर कर जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ ये रीजंस भी बन सकते हैं देखा जाए तो। अच्छा, ये सारी बातें तो हुई, लेकिन मौसमियाती इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ गर्मियों में और उसकी पहली सर्दी है, तो माँ को किस तरह की केयर करनी चाहिए? देखिए, अमूमन जो है सर्दियों में नमूनिया वगैरह बच्चों को कॉमनली हो जाता है, कफ हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि हम उनको उस तरह कवर्ड, या तो हम बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा ओवर कवर्ड करते हैं बच्चों को, ठीक है, या बिल्कुल हम उनको कवर्ड नहीं करते सही से। सही। तो ये चीज़ें, ऊपर से जिस तरह हम ठंडा दूध दे रहे हैं उनको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तो आ गए हैं कि फीडर इस तरह वार्मर आ गए हैं कि आप उनको दें, तो नीम गरम उसमें ख्याल करें बच्चों का। सही। और वेदर से उनका ख्याल करें, बिल्कुल हर तरह से उनकी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि आपको पता है कि एलर्जी सबसे ज्यादा बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, वो मौसम की चेंजेस से, हवा तेज चलने से भी बड़े इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हसन सिद्दीकी का एक क्वेश्चन है कराची से। डॉक्टर Sabeen, if a person has an allergy issue from food and medicine,
कैन दे गेट वैक्सीन? अच्छा, फूड एंड हसन ने पूछा है फूड एंड मेडिसिन से अगर एलर्जी है। देखिए, फूड और मेडिसिन से एलर्जी का वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं। Until unless कि उनको कोई वैक्सीन लगी और उस वैक्सीन के थ्रू उन्होंने कहा कि मुझे एलर्जी डेवलप हो गई। सही, ठीक है। तो कोई भी फूड आप लोगों का सवाल होता है हम ये खाना खा के आए, खाना खा लें, ये वाला खाना खा लें, वैक्सीन अगर हमने लगाई है सही, तो इससे वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं है। गुड, ठीक है। फूड एलर्जी से वैक्सीन का कोई ताल्लुक नहीं, वो आपकी अलग एक चीज है, ये अलग एक जी, चीज और ना ही आपको वैक्सीन लगाने के बाद कोई स्पेसिफिक फूड खाने की या उसमें एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल। या आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो वो तो आपको थ्रू आउट रहेगी, आपको उससे अवॉइड करना चाहिए और इसके लिए टेस्ट भी होते हैं और अपने डॉक्टर से आप मशवरा करें। और वो फिर जैसे कुछ लोगों को पेन किलर से एलर्जी होती है, अगर वो पेन किलर यूज करते हैं तो एलर्जी हो जाती है, रैशेज अपीयर हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस सिलसिले में उनको चाहिए कि वो दवाइयों से, वो वाली अद्वियात से वो फिर अवॉइड करते हैं थ्रू आउट लाइफ, और फिर डॉक्टर्स उनको बता देते हैं कि आप उसके सब्स्टिट्यूट में ये ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। वैक्सीन के लिए ये सारे मिथ्स डेवलप हुए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र होके जाएं और वैक्सीन अपनी लगवाएं। और फिर तो माशाल्लाह से अब ट्रैवलिंग भी खुल रही है ग्रेजुअली, अभी हमें आयशा ने भी बताया, लोग आ भी रहे हैं तो लोग जाएंगे भी जरूर, और इंशाल्लाह ताला फिर से वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर हमें मैसर हो जाएगा, तो फिर हमें जाने आने में भी आसानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल और है मेरे पास अस्मा का, उनके बच्चे को कैरेट से एलर्जी है, यानी गाजर वो जब भी खाने में शामिल करती हैं तो उनका एक बताना है कि उसके हाथों में, उसके पाम से बाकायदा येलो सिक्रीशंस होती हैं, पूरे हाथ पाम्स येलो हो जाते हैं, हाथों के पाम्स। तो ये क्या चीज होती है? फूड एलर्जी में ही आता है। तो फिर ये कि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप देखें उनको, जरूरी नहीं कि थ्रू आउट लाइफ ही वो नहीं खा सकते। अच्छा, ठीक है। तो आप लेकिन इनसे फिर अवॉइड कराएं आप। अच्छा। बेहतर ये है, और किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से मशवरा करें और ग्रोइंग एज के साथ फिर उसको मॉनिटर करें। अच्छा। लेकिन ये फूड एलर्जी है और कुछ लोगों को जैसे अंडे से एलर्जी होती है, अंडा खाते हैं तो वो अवॉइड करते हैं, तो बेहतर ये है कि फिर आप जब अपने बच्चे को, इसीलिए हम कहते हैं ना बच्चों को मतलब शॉर्ट मील्स दें, इस तरह की मील्स दें कि उनको, आपको पता हो कि अभी हमने ये दिया है, अब इससे ये डेवलप हो रहा है, इससे ये चीज हो रही है, क्योंकि छोटे होते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल सही चाहिए, और फिर आप माए उस चीजों को अवॉइड करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, एक मैं ये क्वेश्चन तो कहूँगी आखिरी लूँ, क्योंकि इसके बाद टाइम तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसमें मुझे आपका मैसेज भी लेना है, एक अच्छा सा सॉन्ग भी प्ले करना है और खुदाफिज भी करनी है, सारी बातें भी करनी है। तो एक चीज़, लास्ट क्वेश्चन है रुबाब का, और वो ये कह रही हैं कि उनके बच्चों के फुट में स्वेटिंग बहुत होती है, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है कि वो बंद जूता नहीं पहना सकती, तो इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, बच्चों की एज क्या है? मेरा ख्याल है जो जिस तरह के हैं 4-5 साल वाली है, नहीं 4-5 साल वाली एज है। ठीक है। जो अच्छा, बात बच्चों के देखिए टेस्ट करवाए जाते हैं, थायराइड लेवल भी करवाए जाते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा लें, आप देख लें। अब तो ये है ना 6 वीक के, ड्यूरिंग 6 वीक 4 वीक में आप टेस्ट करवा लें, थायराइड का करवाते हैं जो लेवल, सही, तो टेस्ट करवा के देखें। दूसरा ये है कि अपनी उनकी एक्टिविटीज भी देख लें कि कहीं आप बहुत ज्यादा उनको, गर्मी में हम माएँ जो है बहुत ज्यादा ओवर आप उनको कवर तो नहीं कर रहे, क्या रीजन हो सकता है? घर का माहौल, घर की जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर वो मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर जो है वो है, कोई एक सिंगल फैक्टर इसमें नहीं हो सकता, लेकिन वो एक माँ है तो वो रूल आउट कर सकती हैं। बेहतर है कि उसको रेक्टिफाई करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें कि क्या वो फैक्टर हो सकता है। सही। और अगर वो मुतमईन नहीं हो रही है तो फिर वो किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन उनकी करवाई जा सके कि कितनी स्वेटिंग होती है, और क्या इसके अलावा भी उनको इसके अलावा भी कोई इफेक्ट हो रहा होता है, या सिर्फ स्वेटिंग ही सिम्टम्स हैं या कुछ और भी होते हैं। चलिए, मैं बिल्कुल आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और मज़ीद आप जो क्वेरी करना चाहें तो मैडम को आप सर्च कर लीजिए, मेरा ख्याल है गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, और मैडम को सर्च करके आप उनसे रब्ता भी कर सकती हैं, और अगर क्वेश्चन छोड़ना है तो हमारे यहाँ भी ड्रॉप कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आऊँगी, अगर मुझे आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई भी कर दूँगी। यहाँ प्रोग्राम जो है सिमटने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे तो सारे सवाल अपनी जगह खड़े हैं और प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम के पहुँच गया, और 1-2 सवाल वहाँ से भी नजर आ रही है कि आयशा फारूक का भी एक सवाल है। आयशा, आप भी आगे कर लेना अपना सवाल, ताकि हम आपके सवाल को भी शामिल कर लें, या फिर हम जो है मैडम से मैसेज लेंगे। मैडम,
12:51 हो गए हैं। आप हमें वैसे तो सारी बातें मैं हमेशा ही कहती हूँ, मेरे गेस्ट की जितनी भी बातें होती सारी मैसेज ही होती हैं और हमारे लिए बड़ा मायने रखती हैं, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ और सारी एक्सपीरियंसेस आप अपने शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल मैसेज आप हमारी FM 101 की सुनने वाले लिसनर्स को देना चाहें तो। बिल्कुल, ख़वातीन और बच्चों के हवाले से यही है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है, अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएं हर उम्र के साथ साथ जो मसाइल हैं उनको देखते हुए। बिल्कुल। और जो बड़ी उम्र के साथ हमारे मसाइल होते हैं हम अपने पे तवज्जो देना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी, जैसे कि कैल्शियम के भी इतने मैसेजेस आते हैं कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आयरन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम जो अपने को निगलेक्ट कर देते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। और डेफिनेटली ख़वातीन ही बेस है एक माशरे की। बिल्कुल तो बिल्कुल। तमाम ख़वातीन से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना ख्याल करें और दूसरों को भी ये तलकीन करें और मिथ्स को, मिसकॉन्सेप्शंस को जो है ना वो जगह ना दें। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मिथ्स में और इन चीज़ों में ना जाएं आप, और जो आपको लगता है अपनी ज़ात से के लिए कि आपके लिए ज़रूरी है, और स्पेशली नॉर्मली ये सबको पता होता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या अच्छा है, उस अच्छी चीज़ को अपने ऊपर रखें। अच्छा, आयशा फारूक आ गई हैं। अच्छा चले भाई आयशा, आप भी अपना सवाल पूछ लें, लगे हाथों मौका आपको भी मिल गया है बोलने का, तो बोले भाई। अच्छा मैम, अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो घर का खाना नहीं खाते या खाने के चोर होते हैं, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये आप अपनी बात तो नहीं कर रही? हाँ, ऐसा मेरे साथ भी है। अच्छा। कुछ माएँ जो हैं वो ये शिकवा भी करती हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम इनको बना के दें, तो वो जंक फूड की तरफ चले जाते हैं। तो इसका क्या आप सोल्यूशन बताएंगी कि किस तरह से बच्चे को जो है वो घर के खाने की तरफ लाया जाए? जी आयशा, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन वैलिड है और हर टाइम वैलिड है, ऑल्दो कि हमने इस पे बड़ा डिटेल डिस्कशन किया शुरू में, बिल्कुल, कि बच्चे जो हैं जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उसकी आपने खुद भी सवाल का जवाब भी आपने खुद दे दिया कि माएँ उस तरह तवज्जो नहीं दे रही, शायद हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे, उस तरह जिस तरह एक दस्तरखान लग के बिठा के साथ बैठ के खिलाना वो चीज़ है। और शायद हमने प्रेजेंटेशन हमारी इतनी ज़रूरी जो है हम उस पर सर्व नहीं करते अपना टाइम की, बहुत हम जो चीज़ें उनको घर पे बना के दे सकते हैं, हम सिर्फ इसलिए कि हम एक जैसा सीधा साधा खाना बना देते हैं और बाहर के फूड में उनको एक अट्रैक्शन नजर आता है, जबकि वही बर्गर, रोल, ब्रोस्ट हम घर पे बना सकते हैं। तो ये एक रीजन है कि हम उनको अभी कहेंगे ना बनाने, कौन बनाए ये जवाब जी। और हम फ्रोजन फ्रूट्स में वर्किंग लेडीज होती हैं तो वो किस तरह से मैनेज करें इसको? देखिए, वर्किंग लेडीज है ना, तो आप जो है हम फ्रीज कर सकते हैं, इस लेवल पे तो है कि हम नगेट्स बना के घर में, आप आलू के जो नगेट्स हैं वो बना के फ्रीज कर दें, या टिक्का बना के फ्रीज कर दें, या ब्रोस्ट बना के रख दिया, उसमें इतना टाइम सर्व नहीं होता। जो क्विक रेसिपीज हैं वो हमें लर्न करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को उस तरह लेके जाएं और उनको बिठाएं। और फूड की अहमियत भी स्कूल में भी ऑल्दो उनको बताई जाती है कि जंक फूड क्या है, तो अगर हम उनको, थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि आप ये खाओगे तो आपके लिए ये मसला होगा। तो और रिप्रेजेंटेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे उस तरह खा नहीं रहे हैं और वीक हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, तो फिर आप दाखिला लें कुकिंग क्लास। नहीं, फिर जरूर आप अपने पीड्स के किसी भी कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हम वेल इनफ नहीं होते हर चीज बिल्कुल। हम फिर ये सोचते नहीं कौन जाए कौन करे। ये भी एक अलार्मिंग बात होती है, वो आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, बिल्कुल, और ये एक आपकी इंडिकेशन है कि आपका बच्चा नहीं खा रहा है। अच्छा जी, आप भी अपना सवाल पूछा। आज ड्यूटी रूम में बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, अपना तारुफ भी जरूर कराइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दरख्शा मरियम हूँ। बीइंग ए मदर, इस वक्त मैं एज ए आरजे नहीं पूछी, एज ए मदर एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। शायद वो क्वेश्चन हो भी चुका हो कि एक तो ये कि बच्चे जब खाने पीने की कोई बात आती है वो जंक फूड को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि बच्चों को जंक फूड से कैसे हटा के और हेल्दी फूड की तरफ लाया जाए। सेकेंड क्वेश्चन मेरा हेल्थ इशू से ही है, हेल्थ वाइज, एज वाइज बच्चों का वेट जो होता है, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह 4 इयर्स का है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट दुबला बच्चा सा है। मैं कॉन्शियस हूँ, इसलिए माशाल्लाह एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन कि वो उनका मुझे लगता है कि वेट उस तरीके से गेन नहीं हो रहा। डाइट वो रेगुलर प्रॉपर ले रहे हैं, पूरी बैलेंस डाइट में देती हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि बच्चा हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी ना हो लेकिन एक्टिविटीज़ हेल्दी हो। तो
इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, देखिए पहला जो आपका सवाल था कि किस तरह हम अट्रैक्शन जो अभी डिस्कस किया आयशा के साथ कि हम किस तरह अट्रैक्टिव फूड दें उनको, और जो डाइट दे रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, उसमें हमें ये होना चाहिए कि फ्रूट्स उसमें ज़रूर ऐड करें, वेजिटेबल्स उसमें ऐड करें, लेकिन उसको बनाए इसका तरह प्रेजेंटेशन। बच्चे जो है चाम पे जा रहे होते हैं, आपने देखा ना प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है चीज़ों की कि वो फिर अट्रैक्ट करते हैं, और फिर टेस्ट वाइज उसमें कुछ चटपटा होता है या कुछ अच्छा होता है, और हम जो सीधे साधे खाने बनाते हैं फिर उनको वो समझ नहीं आ रहे होते। तो अट्रैक्शन तो एक मदर ये कर सकती हैं, और क्विक रेसिपीज हम ट्राई करके कर सकते हैं। फ्रोजन फूड की तरफ से हम अपने बच्चों को जितना हो सकता है वो हटाएं, और फ्रोजन फूड का इस्तेमाल कम से कम। साथ साथ ये भी चेक कराएं कि बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है। हाँ, ये बहुत है, ये बहुत आपको पता चलेंगे कि वो खुजली इचिंग वगैरह की कंप्लेन करता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड आपका पोर्शन था क्वेश्चन का, वो ये था कि देखिए एज वाइज गेन हो रहा होता है वेट, आपको वेइंग स्केल पता चल जाएगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सब कुछ पता चल जाता है कि इस एज में इतना होना चाहिए। लेकिन आप ये ना देखें कि आपका बच्चा बहुत मोटा है, बल्कि देखें कि वो एक्टिव है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, उसकी अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग एज उसकी मतलब उसकी डेवलप हो रही है, उस तरह बात कर रहा है, उस तरह समझ रहा है, चीज़ें कर रहा है, पिक कर रहा है, रिफ्लेक्सेस हैं, और उसका ब्रेन उस तरह डेवलप हो रहा है और एक्टिव है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दरख्शां सवाल पूछने का। डॉक्टर साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अच्छी एडवाइसेस देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मेरा सॉन्ग जो है वो रह गया है, वो मैं प्ले कर दूं जल्दी से। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।